नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिंसटीन क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में आज हम 2023 रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो आज हम रीजनिंग के बारे में जानने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट में रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे और ये जो है 2023 का, ये ध्यान रखेंगे। हमने 2024 का पहले डिस्कस कर रखा है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए हमारे कोर्स के बारे में है, 3 तरीके के कोर्स हमारे यहाँ भी ऑन गोइंग है। बीए बीएड है, बीएससी बीएड है और बीकॉम बीएड है। इन सभी की प्राइस सेम रखी गई है और पहले 50 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 30% का अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है कोर्स में। तो आप इस पहले 50 स्टूडेंट का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये 2023 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसा मैंने पहले कहा कि 2024 का ऑलरेडी कवर कराया जा सकता है। थोड़ा बहुत आप ये मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग में जो वेरिएशन है 2024 और 23 के क्वेश्चन में, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 23 के कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं, 1-2 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, बट अगर उनको ध्यान से किया जाए तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी वेरिएशन है कोडिंग डिकोडिंग के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रॉब्लम इज रिटन एज PSQYNFM, हाउ इज बिल्डर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हिंदी में बात करें तो एक निश्चित कूट भाषा में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को लिखा गया है PSQYNFM, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसी कोड भाषा में बिल्डर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बतानी है। तो देखिए दोनों जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, पहले मैं उनको लिख लेता हूं और उनके बीच रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको रिलेशन फाइंड करनी होती है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए PROBLEM, उसके बाद जो है वो है PSQYNFM। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि O से P क्रॉस मल्टीप्लाई है, 3-3 का पेयर यहां पर लेकर चल रहा है एग्जामिनर। O से P जाने पर +1 हो रहा है और P से Q जाने पर +1 हो रहा है और R से S जाने पर भी +1 हो रहा है। ऐसे यहां पर भी Q से N +1, L से M +1 और E से जो F है यहां भी +1 हो रहा है। अब यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जो B है और Y है ये दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये कैसे पता चलेगा अपोजिट है? आपको पता है कि स्टार्ट से जो है A के बाद B आता है, ये दूसरे नंबर पर आता है। और वही बात करें Y जो है लास्ट से दूसरे नंबर पर आता है, Z के बाद आता है Y। ये भी अगर स्टार्ट से लास्ट से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो Z पहले पर और Y दूसरे पर, तो आप पाएंगे कि B और Y दूसरे के अपोजिट है। अगर आपको डिटेल में जाननी है तो कोर्स में इन सभी का डिटेल कराया जाएगा, यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस फ्री मिलेंगी। तो आप एक चीज यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए, अपोजिट फाइंड करने के लिए सीख सकते हैं कि कभी भी किसी नंबर का, मैं राइट से बात कर रहा हूं, मतलब सीधे सीधे आपको अगर किसी नंबर का अपोजिट फाइंड करनी है तो 27 में से माइनस करिए। जैसे B का अपोजिट क्या है, मैंने कहा Y है, कैसे पता चलेगा? तो 27 में से B का जो प्लेस है, B दूसरे नंबर पर आता है A के बाद B, तो 27 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 25। तो ये 25 जो है Y का प्लेस है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि Y ABCD जितने भी अल्फाबेट हैं वो किस नंबर पर है, तभी जाके आप ये लगा पाएंगे। तो आप पाएंगे कि Y 25 है, ये आपका B का अपोजिट है। तो जैसा यहां लगा वैसा मैं बिल्डर के साथ भी यूज करूंगा। तो चलिए बिल्डर का देख लेते हैं, बिल्डर के साथ कैसा रिलेशन बनता है। तो यहां पर आपका दिया गया है बिल्डर, BUILDER, जो हमने इसके प्रॉब्लम के साथ किया था वही मैं यहां पर भी करूंगा। देखिए 3-3 का पेयर बनाइए और जैसा आपने क्या किया था कि लास्ट से 3-3 के पेयर में लास्ट से पहले लाइए। तो I को अगर +1 करेंगे पहले स्थान पर आएगा तो यहां आएगा J, ऐसे B लास्ट पर जाएगा 3 के पेयर से, B जाएगा यहां पर C +1, ऐसे U जाएगा +1 से B आएगा। ऐसे यहां पर R को इधर लाइए, R में +1 यानी कि S आएगा 19, B पर आएगा E,
+1 करके, और ई आएगा सर +f, +1 करेंगे तो यहाँ पर f आएगा, +1 यहाँ पर ई आया और यहाँ पर +1 f आया। देखिए अभी हमने L नहीं किया है, चाहे तो आप इतने से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा है JVC, J से स्टार्ट है, तो आप देख पाएंगे ये तो J से स्टार्ट नहीं है, खत्म हो गया। उसके बाद J के बाद V है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट नहीं आते तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे अगर आपको अपोजिट फाइंड करनी है तो 25 में से आप L का प्लेस होता है 12, तो आप माइनस करेंगे, आएगा 13। 13 का मतलब, एक सेकंड, यहां पर आएगा 15, सॉरी, और यहाँ 27 में से माइनस करनी है, ध्यान रखिएगा। 25 हमने लिखा है, जैसा कि हमने कहा कि 27 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 होता है O का, तो आप पाएंगे कि बीच में यहाँ पर O भी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये ऑप्शन 3 करेक्ट। देखिए फिगर काउंटिंग है। वैसे फिगर काउंटिंग में आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ द बनाए जाते हैं वो ट्रायंगल से बनाए जाते हैं। वैसे स्क्वायर से और स्क्वायर और रेक्टेंगल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रायंगल से बनाए जाते हैं। इसमें भी वेरिएशन है क्वेश्चन के, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपके साथ एक ऐसे ट्रायंगल बनाया, ध्यान रखिएगा ट्रायंगल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं ये टाइप बता रहा हूं सिर्फ ये इसी क्वेश्चन में फॉलो होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन में फॉलो होगा। यानी कि अगर आपका ये जो लाइन है, यानी ये जो कोना है, इस कोने से यहां तक अगर कोई लाइन आ रही है, ऐसे आप कर रहे हैं, तो आप ये फार्मूला लगा पाएंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है, आपको जनरली कुछ नहीं करना है, इसको बस काउंटिंग नंबर में लिखना है। पहला 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यानी टोटल 4 पार्ट में ये डिवाइड है। क्या करनी है, सबको ऐड करनी है। सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 और 3 2, 7 3 2 9 और ये 1, यानी कि 10। तो आप पाएंगे कि टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। चाहे तो मैं इसको अलग अलग दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर आप इस ट्रिक के माध्यम से, कि अगर आपको कभी ऐसा फिगर दिखे तो आप नंबरिंग करिए और सबको ऐड करिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कुछ इसी टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दो फिगर यहाँ पर ज्वाइंटेड है, दो फिगर यहाँ पर आपका ज्वाइंटेड है। जैसे कि आप ये पाएंगे, ये देखिए, ये ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर लेता हूं, नीचे वाले को, ये रेड, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर अलग करूंगा और नीचे वाले को अलग करूंगा, ठीक है। इसको मैं बीच वाले को क्या करूं, इससे कर देता हूं, ठीक है। अब यहां भी आप पाएंगे, इस रेड वाले को मैं ऐसे कर दूं, उसके बाद इसको मैं इस टाइप से कर देता हूं। देखिए ऊपर वाले को अलग कर लीजिए, नीचे वाले को अलग कर लीजिए। जो आप ऊपर वाले को अलग करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा 1 2, यानी कि टोटल कितने 4 पार्ट में है, तो एक पार्ट और, यानी 1 2 3 4। यहां पर भी आप लिख सकते हैं चाहे तो 1 2 3 4। तो आप टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और वही 1 10, यानी ऊपर 10 आया है, तो ये हमारा 10 हो गया। तो सेम नीचे इसी फिगर को उल्टा करके है, तो यहां भी 10 आएगा। अब देखिए 10 10 20 आ गया। आप चाहे तो ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये तो हमने अलग अलग ट्रायंगल की बात करी कि ये ऊपर वाले ट्रायंगल ओनली ऊपर वाले में 10 है, ओनली नीचे वाले में 10 है। लेकिन एक ज्वाइंटेड अगर ट्रायंगल की बात करें तो आप थोड़ा सा और अज्यूम करके थोड़ा सा देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ और फिगर बन रहे हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है, ये देखिए, मैं जैसा जैसा कलर कर रहा हूं आप बस वैसा देखिए। देखिए ये वाला जो है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ऐसे, यानी ये ऐसे बन रहा है, तो आपका एक और बन गया यहां पर, ये आपका ट्रायंगल बन गया, यानी एक एक्स्ट्रा बन गया। इसके जस्ट अपोजिट ये वाला भाग, यहां से और ये, इसको मैं किसी दूसरे पेन से कर दूं, किसी में दूसरे पेन से कर दूं, इसको रेड से मैं पूरा कर देता हूं। ये वाला पार्ट, ये यहां पर ये आपका एक और बन गया। उसके बाद देखिए दो और बन रहा है, वो कहां बन रहा है, यहां पर आप पाएंगे, देखिए पूरा बड़ा वाला, ये और इधर का, इस साइड का, ये आप ट्रायंगल पाएंगे। सेम ट्रायंगल यहां भी एक इधर का, तो आप पाएंगे एक इधर, यानी +1 और +1। तो देखिए हमने अलग अलग तो 10 10 किया था, 4 और बन रहे, 1 2 3 4 और ये 20, यानी 24 बन रहा है। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, ये ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में भी कुछ कह सकते हैं पजल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि PQRST and U are 6 member of family in which there are 2 married couples, ठीक है, जिसमें 2 मैरिड कपल हैं। T और डॉक्टर इज मैरिड टू अ टीचर। T एक डॉक्टर है जो कि एक टीचर से मैरिड है, और जो टीचर है ये मदर है R और U का।
आगे लिखा है क्यों द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यों जो लॉयर है ये पी से मैरिड है। पी क्या है सर, इसके वन सन है और एक वन ग्रैंड सन है। ओके, उसके बाद बोला है कि ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ, उसके ऑफ द टू मैरिड लेडीज, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा है ना कि टू कपल मैरिड है, इसमें से एक हाउस वाइफ है। देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल पायलट इन द फैमिली। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रैंड सन ऑफ द फैमिली। जो ग्रैंड सन है वो क्या पोस्ट रखता है, किसका उसका रिलेशन किससे है। मतलब जैसे यहाँ लिखा है कि डॉक्टर, स्टूडेंट, पायलट, वकील, तो उसका रिलेशन किससे है, ग्रैंडसन से, वो हमको बतानी है। 6 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है कि 2 जो लोग हैं वो मैरिड हैं, ये ध्यान रखनी है। तो टी क्या है, डॉक्टर है। टी जो है सर डॉक्टर है, डॉक्टर। ये जो मैरिड है टीचर से, ध्यान रखिए, डॉक्टर है तो प्लस होगा और जो मैरिड होगा टीचर से तो टीचर माइनस होगी। और यहाँ पर लिखा है जो टीचर है हु इज द मदर ऑफ आर एंड क्यू, टीचर जो है आर और क्यू की मदर है। ओके, आगे देखिए, बोला है कि पी अगला लाइन जो यहाँ पर है, क्यू द लॉयर, क्यू जो है ये लॉयर है, क्यू क्या है, लॉयर है, तो आप यहाँ पर लॉयर लिख सकते हैं, क्यू जो है लॉयर है। आगे लिखा है कि क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी जो पी से इसकी मैरिड हुई है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, इसका वन सन, देखिए पहला जो जनरेशन होता है उसमें एक लाइन, और जो इसके बाद एक जनरेशन उसे उसके लिए 2 वर्टिकल लाइन बनाना पड़ता है। जैसे हमारा फादर का रिलेशन एक वर्टिकल लाइन, लेकिन हमारा ग्रैंडसन का रिलेशन हमारे दादाजी के जो बीच है वो 2 वर्टिकल लाइन का रिलेशन होगा, इसलिए यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन, ये आपका ग्रैंडसन का हो गया। बोलेंगे ओके सर। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आप पाएंगे कि ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउसवाइफ, ठीक है, वन इज हाउसवाइफ। देखिए ये जो मैरिड लेडीज, इसका प्रोफेशन क्लियर है, ये मैरिड थी, ये टीचर है, क्लियर है, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है क्योंकि ये लॉयर था, ठीक है, और ये जो है ये मदर, ये जो है इसकी 2, एक सन था, एक ग्रैंड सन था, इसका प्रोफेशन क्लियर नहीं है, इसको मैं वाइस हाउसवाइफ रखूंगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 ही पेयर से मैरिड है, ये पेयर मैरिड है तो पहले से टीचर क्लियर है, ये पेयर मैरिड पता नहीं है तो आप इसको हाउसवाइफ रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखिएगा, इन दोनों का मैं मर्ज करता हूं, ठीक है। ये लॉयर है, इसके 2 सन और एक ग्रैंड सन है, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आप ये देखिए टी आ गया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, टी है, उसके बाद एक टीचर है, इसके बाद टीचर के आर और यू 2 लोग हैं। अब यहां ध्यान देखिए, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये क्यों है और क्यों की मैरिड पी से हुई है, ठीक है। पी का एक सन और एक ग्रैंड सन है, देखिए पी का एक सन जो है ये टी हो जाएगा, ये डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर, ठीक है। और जो क्यू है ये आपका लॉयर पहले से दिया है, इसको आप ऐसे लिख दें, और जो पी था ये हाउसवाइफ दिया है, इसको आप ऐसे लिख दें, हाउसवाइफ। तो कुछ चीज समझने का कोशिश करिएगा। यहां पर आपको क्या 6 लोग हैं, एक क्वेश्चन में 6 लोग हैं, मैंने 4 को लिख दिया है, क्यू, पी, टी, ये टी जो डॉक्टर था और ये टीचर इसकी पत्नी, ठीक है, ये इसकी पत्नी है माइनस में, ये डॉक्टर प्लस में। तो देखिए इसका प्रोफेशन क्लियर, इसका प्रोफेशन क्लियर, इसका प्रोफेशन क्लियर, इसका प्रोफेशन क्लियर, बट ये 2 जो बच्चे हैं इनका क्लियर नहीं है, ये जो है ग्रैंड सन है और सन है। तो यहां पर ये देखिए, देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल पायलट, क्या है, वन मेल पायलट, एक मेल होगा, एक मेल पायलट होगा। तो आप ध्यान रखिए जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें जो बनाए जाते हैं एग्जामिनर के साइड से, उसमें सारे मेल इक्वल करते हैं, अगर नहीं दिया है तो, जैसा कि यहां पर मेंशन है कि 2 कपल हैं, बाकी 2 जो बच्चे हैं वो क्लियर नहीं है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि 2 जो बच्चे हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। तो यहां पर बोला है कि जो मेल होगा वो पायलट है, मेल पायलट इन द फैमिली, लेकिन जो फीमेल होगा वो स्टूडेंट है, ठीक है, फीमेल होगा वो स्टूडेंट है। अब ये ध्यान रखनी है कि सर ग्रैंड सन, अब ग्रैंड सन आप बोलेंगे कि सर ये ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए ग्रैंड सन की प्लेस पर, तो मे भी हो सकता है एग्जामिनर की तरफ से मिस्टेक हो, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें क्लियर होती हैं, अगर 3 मेल है तो 3 फीमेल, या तो मेंशन होता है कि इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं, तो हम ये मान के चलेंगे अगर ये मेल है, क्योंकि 3 मेल हो चुके हैं, एक लॉयर, एक डॉक्टर और यहाँ पर एक मेल पायलट, लेकिन 2 ही लेडी हुई हैं, एक हाउसवाइफ एक टीचर, एक जो बचेगी स्टूडेंट होगी
वो होगी स्टूडेंट, ठीक है। जो बची है यहाँ पर आर और यू में से, इसमें से कौन क्या है नहीं पता है हमें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे दोनों में से कोई भी होगा वो स्टूडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये 2 सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था पिछले क्वेश्चन में। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए यहाँ लिखा है कि कोई ए बी नहीं है, यानी कि नो ए इज बी। देखिए कोई ए जो है बी नहीं है, जब नो का रिलेशन आता है तो क्रॉस बनाते हैं। ये लिखा है सम बी इज सी, ये कुछ बी जो है ये सी है, कुछ बी का हिस्सा सी में है। उसके बाद लिखा है कि एटलीस्ट सम सी आर डी। एटलीस्ट से कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट बोलिए सम सी आर डी। सम सी जो है ये डी है। देखिए पहला क्या लिखा है, कंक्लूजन पर आइए। लिखा है कि सम ए एंड डी, क्या ए और डी के कोई बीच सम का है? सम का मतलब ये होता है कि आप ए दो व्यक्तियों के बीच कॉमन देखेंगे, तो क्या ए और डी के बीच कोई कॉमन दिख रहा है? क्या आप बी से के बीच पाएंगे, आप सी डी के बीच पाएंगे, लेकिन ए डी के बीच नहीं पाएंगे, इसलिए पहला गलत। दूसरा है सम बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बी के डी होने की संभावना है। तो अब यहां देखिए सर ये बी है पूरा, बी का थोड़ा सा हिस्सा सी में है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है क्या डी नहीं हो सकता? संभावना वाला है तो जाहिर सी बात है जा सकता है। कुछ हिस्सा सी है, कुछ हिस्सा सी है, तो जो बचा हुआ है वो डी में जा सकता है, तो ये आपका सही हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, ये सही होगा। यानी कि ये आप देख सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 अनुसर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां आप देखिए सर ये कैलेंडर क्वेश्चन है। कैलेंडर में कह सकते हैं कि सबसे अच्छी टाइप जो है यही बनती है। कैलेंडर में सबसे अच्छी टाइप आपकी ये बनती है। इसके लिए कुछ हमें चीजें जानने की जरूरत है। जैसे मैं कुछ बता रहा हूं आपको ऑड डे, ये समझने का प्रयास करिएगा। जैसे 100 ईयर में आपके कितने ऑड डे होते हैं सर? 5 ऑड डे होते हैं। सर 200 ईयर में कितने होते हैं? 200 ईयर में आपके 3 ऑड डे होते हैं। 300 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 300 ईयर में जो है 1 ऑड डे होता है। उसके बाद 400 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? तो 400 ईयर में 0 ऑड डे होते हैं। 400 से अब जितने भी आएंगे 400 के बाद जो है आप 500 करना चाहेंगे तो 4 और 100 कर सकते हैं, 400 प्लस 100। लेकिन अगर कोई 400 के मल्टीपल में आता है तो वो हमेशा 0 ऑड डे रखेगा। जैसे 800 आ जाए, 1600 आ जाए, तो ये सब में ऑड डे 0 होगा। ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है अगर कैलेंडर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। ऑड डे ध्यान रखिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपको यहाँ दिया है, जो आपको यहाँ डेट दिया है 17 मई 17,077। थोड़ा सा मैं और बता दूं थोड़ा मंथ के बारे में। देखिए एक चीज और रह गई जो बताने लायक है। जैसे मंथ में पूछे आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनमें ऑड डे निकालने का कैसे पता करते हैं, कैसे तरीका पता करते हैं? तो होता क्या है कि आप इनमें इनका पूरा पूरा डे लिख लीजिए। जनवरी में 31 डे, फरवरी में जनरली 28 डे होता है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30। आप इनमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो ऑड डे निकालने के लिए मंथ में क्या करते हैं कि हम 7 से डिवाइड करते हैं टोटल डेज में। तो ये इनके ऑड डे हैं। जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर ये देखिए जो यहां पर ये डेट लिखा है ना, इस डेट का ईयर का थोड़ा सा आप 1 साल कम करके लिखिए। जैसे 70, 76, ये आप ध्यान रखेंगे, इस ईयर को 1 साल कम करके लिखेंगे। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे सर 1600 के पेयर में। हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि पीछे भी जस्ट आपको बताया यहां पर कि ये जो है आप यहां देख पाएंगे कि जब 4 ईयर के बाद जो चीजें आने लगती हैं उसमें ऑड डे 0 होता है, इसलिए हम 400 के बाद जो ऑड डे आने लगती हैं, 400 के जो मल्टीपल में ऑड डे आने लगती हैं, उनका ऑड डे जो है वो 0 होता है। इसलिए मैंने इसको 400 के मल्टीपल में ब्रेक किया है 1600। चाहे तो आप 17 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप 400 ईयर में करेंगे तो, ठीक है, 400 ईयर के मल्टीपल में लिखेंगे तो, इसलिए यहाँ 1600। अब देखिए सर 1600 हो गया, ये 1776 है, तो क्या मैं 100 और लिख सकता हूं? बोलेंगे हाँ। तो अब हो गया 1700, फिर आपको बचा है सर 76। देखिए इसमें ऑड डे कितना होता है? 0 होता है, लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, इसमें ऑड डे निकालना होता है। तो आपने देखा कि 400 के बाद सारे मल्टीपल में 0 ऑड डे, 100 में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे होते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए
100 में कितने ऑड डे होते हैं? 100 में 5 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ पर आपका 100 में सर 5 हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करके जो आपका क्वोशेंट होता है उसको लिखकर ऐड करते हैं। तो 76 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 3 4 आया, उसके बाद 3 और ये 6 4 9 जा, यानी आपका टोटल जो क्वोशेंट आया है वो 19 आया है। तो आप इसमें 19 ऐड करेंगे। ये पूरा तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि इसके डिटेल में जाएंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी पाएंगे और टाइम हो सकता है आपके पास कम बचे। तो आप इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 और 6 15, उसके बाद 7 और 1 8 और एक 9। देखिए ये पूरा डे आया है। हम ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने कहा था कि मंथ का ऑड डे निकालने के लिए आपको इस मंथ में 7 से डिवाइड करना पड़ा था, इसलिए यहां भी हम क्या करेंगे, इसका ऑड डे निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा और फिर 7 1 जा कितना है? 7 1 जा 7 और यहां बचा 2 तो 25, तो 7 3 जा 13 आ गया। अब देखिए 30 नहीं लिखना होता है, हमको इसका रिमाइंडर लिखना होता है। तो आपका जो बचा है सर वो 2 बचा है। आप 95 में आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 2 आया 25, फिर 7 यहाँ 3 जा, तो यहाँ बचा है सर, यहाँ कितना बचा है? 7 3 जा 24, यहाँ पर 25 और 7 3 जा 21, यहाँ आपका 4 आया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो ऑड डे बचा है इस कंडीशन में, यहाँ पर 4 बचेगा और हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको आप 4 बना लीजिए। तो यहाँ पर आप 4 बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया ऑड डे इस कंडीशन में। देखिए इसका मैं पूरा ऐड करके लिख लेता हूं, क्योंकि अभी हमने डेट और मंथ कंक्लूड नहीं किया है। देखिए 4 और 5 और 4 कितना होगा? 9। फिर आप 7 से डिवाइड करिए तो फिर आएगा 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 डे बाद डे रिपीट होता है, इसलिए मैं 7 से डिवाइड ही लगातार कर रहा हूं। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए मई है, 17 मई तक हमको जानी है, 17 मई तक, क्योंकि हमको 17 मई का बताना है तो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 28 31 30 और यहाँ पर 17 मई तक जानी है, इसलिए ओनली 17। सब में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा यहाँ बचा 3, फिर 7 4 जा यहाँ 0, 7 4 जा यहाँ 3, 7 4 जा यहाँ 2 और 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 3। ये सबका ऑड डे आ गया। सबको ऐड करिए, 3 3 6 2 8 और 3 11, यानी 11 आया है। अब फिर 7 से डिवाइड करिए तो आएगा यहाँ पर 4। तो आप पाएंगे कि मंथ में जो आ रहा है आपका, जो 17 में लिखा है, इसमें जो आपका आ रहा है सर ऑड डे निकल के 4 आ रहा है, और यहाँ कितना है सर? 2 आ रहा है। तो 4 और 2 कितना होगा? ये 4 2 होगा 6, 6 का मतलब होता है सर शनिवार, 7 का मतलब संडे, पहले दिन फर्स्ट का मतलब मंडे। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका सैटरडे आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था सॉल्व करने का कैलेंडर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन उन्होंने 2023 में एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे। ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। मैं फिर बता दूं, एक जनरेशन गैप होगा तो वर्टिकल, 2 जनरेशन गैप होगा तो 2 वर्टिकल लाइन, सेम जनरेशन होगा तो सेम लाइन, हस्बैंड वाइफ होगी तो डबल वर्टिकल लाइन, और क्या कहते हैं कि बस आप इतना ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल, हाँ मेल में आएगा प्लस, फीमेल में आएगा माइनस, ये आप ध्यान रखेंगे तो पूरा आपका ब्लड रिलेशन बन जाएगा। चलिए यहां पर ये बोला है सर कि आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित। आभा जो है मेरे भाई, आभा जो है मेरे माँ की बहन जो कि अंकित है, उसका जो है डॉटर है। उसके बाद चारू इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, मेरे मदर की जो ग्रैंड डॉटर है वो चारू है। तो बोला है कि चारू शुड कॉल आभा, चारू आभा को क्या कहेगी ये बतानी है। आभा मेरी माँ के भाई अंकित की बेटी है, चारू मेरी माँ की पोती है, तो चारू आभा को क्या कहेगी ये बतानी है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। देखिए क्या है कि आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर, देखिए ये मदर, ठीक है, मदर्स ब्रदर, ये मदर का ब्रदर, ब्रदर कौन है सर? ये ब्रदर है, सेम जनरेशन है, तो मैं सिंगल लाइन से बनाऊंगा तो सिंगल लाइन, ये ब्रदर हो जाएगा। ब्रदर कौन है? अंकित है, अंकित, ठीक है। अब अंकित की जो डॉटर है वो है आभा, अंकित की डॉटर आभा, तो आभा एक जनरेशन, अंकित और उसकी बेटी आभा, तो यहाँ पर आभा,
तो ये आपका आ गया। आभा देखिए फीमेल है तो माइनस, अंकित मेल है तो प्लस, मदर माइनस, ठीक है, ये मदर हो गया। तो मैं बना लू, ये आई यानी कि मैं हो गया, ठीक है, आई। तो अब आगे देखिए, मेरा जनरेशन, मेरा जेंडर क्लियर नहीं है कि मेरा जेंडर क्या है। चारू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। देखिए ग्रैंड डॉटर माई मदर मतलब ग्रैंड डॉटर मेरी माँ की जो है पोती, यानी कि मेरा बच्चा, यानी मैं, मेरा जो मतलब चिल्ड्रन होगा वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, मेरी माँ का ग्रैंड डॉटर होगा। तो यहाँ आई हो गया, ये आई क्या, आई का क्या होगा सर, ग्रैंड डॉटर होगा, यानी मेरी क्या होगी सर, मेरी डॉटर होगी, मेरी डॉटर होगी तभी तो मेरी माँ की ग्रैंड डॉटर बनेगी। तो ये हमारा हो गया आई, और आई के बाद ग्रैंड डॉटर, ये माइनस में, ठीक है। अब यहां पर ये पूछा गया सर चारू, ठीक है, चारू, चारू शुड कॉल आभा। अभी देखिए चारू कौन है, चारू ही जो है मेरी डॉटर है, तो आप जो ये डॉटर लिखा है ये चारू बना सकते हैं। तो बोला है कि चारू शुड कॉल आभा, चारू आभा को क्या कहेगी, ठीक है, आभा को क्या कहेगी। अब ये देखिए सर, ये मैं, ठीक है, ये मेरी माँ का बहन, मेरी माँ का भाई, उसके बाद उसकी बेटी। अभी देखिए मैं और ये, मैं और मेरी माँ का भाई, तो ये मेरा मामा हो गया, ये मेरे मामा हो गए। और ये क्या होगा सर, ये जो है मेरी बहन हो गई, क्योंकि मामा की लड़की क्या है, बहन, ठीक है। अब ये देखिए जो मेरी बेटी है वो मामा की बेटी को क्या कहेगी सर, मासी कहेगी, मासी कहेगी। इसको आप बोल सकते हैं सर आंट, या फिर मैटरनल आंट बोल सकते हैं, मासी, चाची, इन सबको क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो आप जो मेरी बेटी है वो आपको क्या कहेगी, मेरी बेटी चारू आपको कहेगी आंट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है डायरेक्शन का, क्या लाजवाब क्वेश्चन इन्होंने पूछा। देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विद द रिस्पेक्ट ऑफ एम। एम इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस। एम जो है 8 मीटर है, एम इज 8 मीटर टू ईस्ट ऑफ द एस। एस के ईस्ट में एम है 8 मीटर पर। क्यों इज टू द नॉर्थ ऑफ एस, क्यों जो है एस के नॉर्थ में है। टी इज 4 मीटर, टी इज 4 मीटर, टी इज 4 मीटर अवे फ्रॉम क्यू। जो पी है वो 4 मीटर दूर है क्यू से। फिर आगे कहा है कि के इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पी। जो के है वो पी के नॉर्थ से 2 मीटर पर है। दूसरा स्टेटमेंट है कि के इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जे, यानी जे के वेस्ट से 12 मीटर वेस्ट पर के है। के इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ के, यानी के साउथ से 6 मीटर पर क्यू है। आगे कहा गया है कि एम इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के साउथ ईस्ट में यम है। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है इस यूज करके मैं इसका आंसर निकालूंगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विद द रिस्पेक्ट ऑफ एम। चलिए दोनों स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए चलिए देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट ये है यहां पर कि एम 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस। एस है, पहले ये देखिए, ये डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यहां पर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जो सर हो गई ईस्ट और साउथ, ये हो गई सर वेस्ट और साउथ, ये हो गई सर नॉर्थ और वेस्ट, और ये हो गई सर नॉर्थ और ईस्ट। इसका हम यूज करेंगे। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन जो है मान लेते हैं एम है, बोला कि एम के नॉर्थ ईस्ट, तो ये एम हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी ये नॉर्थ, ये ईस्ट। तो मैं एम पर ऐसे लाइन क्रॉस करूंगा और यहां डायरेक्ट बना दूंगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट कि एम इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस। यस है, यस के ईस्ट से, तो एस के पास ही बना लीजिए। तो ईस्ट यानी कि इस साइड, इस साइड कितनी दूर पर है सर, 8 मीटर पर, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। एस के 8 मीटर पर ईस्ट पर जो है एम है। ओके आगे अगला है कि क्यू इज द नॉर्थ ऑफ एस। क्यू इज द नॉर्थ ऑफ एस। क्यू जो है एस के नॉर्थ पर है, एस के नॉर्थ पर यानी ये इधर है। क्यू जो है एस के नॉर्थ पर, नॉर्थ नॉर्थ यानी एस का ऊपर वाला हिस्सा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब ये कितनी दूरी पर है क्लियर नहीं है। आगे लिखा है कि P इज द 4 मीटर अवे फ्रॉम Q। अब Q से जो है P 4 मीटर दूरी पर है, किस डायरेक्शन में ये भी नहीं पता, यानी पहला डायरेक्शन यहाँ पर रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, पहला स्टेटमेंट। ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरे स्टेटमेंट का देखते हैं, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है। लिखा है K इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ J,
यानी जे के वेस्ट से, ये वेस्ट 12 मीटर पर के है, बोलेंगे ओके सर। आगे लिखा है कि क्यू इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ के के साउथ से 6 मीटर पर क्यू है, ये हमारा बन गया। थोड़ा मैं छोटा बनाता हूं यहां पर क्या है सर, क्यों है ये 6 मीटर। आगे लिखा है कि m इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द क्यू के साउथ ईस्ट से क्यू के साउथ ईस्ट के साइड जो है m है, तो इसका साउथ ईस्ट यानी ये वाला हिस्सा, ये ईस्ट ये साउथ, इधर होगा सर m लिखा है ना, m इज द साउथ ईस्ट टू द क्यू, तो यहां पर होगा। अब यहां पर ये देखिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां तो सारा बन गया। आप बोलेंगे सर यहाँ क्यू से m की कितनी डिस्टेंस है, ये नहीं दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विद द रिस्पेक्ट ऑफ m, यानी m से k जो भी डिस्टेंस होगा 1 मीटर 2 मीटर, अगर 1 मीटर पर भी q से m साउथ ईस्ट में है या फिर ईस्ट साउथ में है तो भी होगा। अगर 2 मीटर में भी q से m अगर ईस्ट साउथ में तो भी वही डायरेक्शन होगा, 3 मीटर पर भी होगा तो भी वही डायरेक्शन होगा। यानी q से m की जो है ये डायरेक्शन फिक्स है। तो यहाँ पर लास्ट में जो है हम m से q तक m से k तक जा सकते हैं, जो कि यहाँ पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ k विद द रिस्पेक्ट ऑफ m। ठीक है, तो ये तो आ गया सर कहाँ, ये आ गया सर हमारा ईस्ट और साउथ में। और इसको हम देखें तो यहाँ बनाते तो ये भी आप पाएंगे कहाँ आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है और ये वेस्ट में आ रहा है। तो इससे हम यूज करके बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इफ डाटा इज स्टेटमेंट डू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमारा 2 जो नंबर है, यदि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। लास्ट देखा, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टिन क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अखिलेश रोजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टिन क्लासेस पर। देखिए बच्चों, आज मैं आपको जनरल टेस्ट में जीके जीएस सीए के 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को लेके आया हूं। इसका मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और पूरे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन 2023 में आए थे उसको मैं अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि आपको 2024 का जो पेपर है पीवाईक्यू है वो मिल चुका है। यहां पर मैं जो है 23 का जो है क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसके पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से वहां पे नोट कर पाएं, मतलब जो मैं बता रहा हूं, और आप अपना भी परीक्षण कर पाएं कि मैं यहां पर जो है जो जीके जीएस का क्वेश्चन था मैं वहां पे कितना क्वेश्चन को सही कर पाया। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी सीट किसी अच्छे विश्वविद्यालय में और अच्छे तरीके से अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं और ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट लेकर एक सीक्वेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। देखिए, कोर्स के विषय में बता दो, मेरे कोर्स की फीस जो है अभी जो है कोर्स की फीस हमारी 3500 रुपए है आईटीपी बीए बीएड के लिए। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पेन हमारा हल्का कर लेता हूं। अच्छा, उसके बाद आईटीपी बीएससी बीएड की फीस जो है हमारी 3500 और आईटीपी बीकॉम बीएड की फीस हमारी 3500 रखी गई है। लेकिन अभी हम लोग डिस्काउंट में अपने प्यारे प्यारे 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं, जिसमें 30% डिस्काउंट है, तो लगभग 2449 रुपए, 2450 रुपए में आपका कोई जीएसटी कोई ज्यादा चार्ज आपका नहीं लगेगा। 2400, 2500 रुपए के अंदर ही 2449 रुपए में 2449 रुपए में इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं और 30% डिस्काउंट के साथ। और ये पेमेंट जो है आप हमारे ऐप के माध्यम से ही करेंगे, ऐप ही आपका पेमेंट हो जाएगा। आप किसी भी चीज की इंक्वायरी के लिए, कोई अपना डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए, अगर आपको कोई समस्या है कोर्स को परचेज करने में या कुछ पूछना है, कितने दिन की वैलिडिटी है, क्या है, कैसे, तो आप 24/7 अब रात में भाई अब 1-2 बजे रात कॉल मत कर दीजिएगा, मतलब 10, 11, 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप 24 घंटे कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप जो है आप इस टाइम पे करेंगे तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी सभी समस्याएं जो है कोर्स से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड वो आपका यहाँ पर डाउट जो है अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, हम हैं आप सीधे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। देखिए यहाँ पर सेकेंड हमारी टेक्निकल टीम लिखना भूल गई, लिस्ट सेकेंड। ठीक है, ये लिस्ट सेकेंड है। अच्छा, लिस्ट फर्स्ट में ऑथर का नाम है, मतलब लेखक,
लिस्ट फर्स्ट में देखिए ऑथर दिया है, हमारे लेखक जी हैं, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया है, पुस्तक या कविता। जैसे रसखान, अब देखिए आप यहां से मैच करेंगे, रसखान ने क्या, उनकी पुस्तक या उनकी कौन सी कविताएं हैं। देखिए जयदेव, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गीत गोविंद, बीजक, पद्मावत और प्रेम वाटिका। अब देखिए अगर आपको दो भी पता होगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के आप इसको बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे। देखिए अब इसमें आपको मानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को पकड़ते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी के सबको पता होगा जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है कविता है पद्मावत। क्या है, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत। तो अब देखिए डी का मिलान 3 से कहां पे हुआ है, डी का मिलान 3 से देखिए 2 जगह, तो मतलब ये तो कट हो गया, ये तो कट हो गया। हम चौथे से चल रहे हैं, आप पहले दूसरे से भी चल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चल रहे हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, यही देख लेते हैं रसखान। रसखान का देखिए इनकी ज्यादातर कविताएं जो हैं वो र से स्टार्ट होती हैं। यहां पर देखिए र से कोई नहीं आया है, तो इनकी जो एक कविता है वो प्रेम वाटिका भी है। क्या है, प्रेम वाटिका। रसखान जी का क्या है, प्रेम वाटिका। तो हमारा प्रेम वाटिका का जो है यहां पे मिलान हो गया, ठीक है। उसके बाद ए का चौथा, डी का तीसरा, ए का चौथा लेकिन डी का तीसरा यहां पे नहीं है, डी का दूसरा, तो यहां पर ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब देखिए ए का पहला है, मतलब ये भी कट हो गया। अब देखिए 2 से ही क्लियर हो गया, 2 से ही क्लियर हो गया। अच्छा अब देखते हैं जयदेव। अब जयदेव का जो है क्या है, जयदेव जी का क्या है, गीत गोविंद, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, देखिए कितना अच्छे से मिल जा रहा है। और उसके बाद कबीरदास का बीजक, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। अच्छा अब यहां पर अगर ए का चौथा आप लेके आएंगे तो एक पहले कर आप शुरू से मिला रहे हैं, पहले से मिला रहे हैं, तो ए का चौथा देखिए इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, यहां पर तब भी आप 2 कट कर सकते थे। तो मतलब हीट एंड ट्रायल, हीट, हीट मतलब सीधा हिट कर दो क्वेश्चन पे और ट्रायल करो, प्रयास कर करके, प्रयास कर करते हुए आगे बढ़ो, और एक दो ऑप्शन को मतलब सॉरी एक दो मैचिंग करने के बाद ही आप क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़ जाओ। लेकिन उसमें ध्यान देना है बच्चा पार्टी, ये ध्यान देना है कि आप ये काम नहीं कर देंगे कि जो है नहीं दिया है कहीं पे तो बच्चों आप उसको देख के आगे बढ़ गए। इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेखूबी से देख के फिर आगे बढ़ना है। तो इसका सही ऑप्शन जो हुआ, इसका सही ऑप्शन जो हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है यहीं से कुछ रिलेटेड आ जाए, लेकिन इससे रिपीट नहीं होता, इससे रिलेटेड, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनमें से भूकंप संबंधित, देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करूंगा, अब आपको बताऊंगा इनमें से भूकंप संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। भूकंप के जो विज्ञान होता है उसको हम लोग भूकंप विज्ञान कहते हैं जिसमें पढ़ते हैं, लेकिन जिसके बारे में जिसमें अंदर पढ़ते हैं उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप विज्ञान को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर भूकंप विज्ञान तो दिया ही है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। अब हम लोग बायोलॉजी में जो है जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान, एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए वो जूलॉजी दिया है, ठीक है। उसके बाद मेटीरियोलॉजी दिया है, मेटीरियोलॉजी। अब यहां पर जो मेटीरियोलॉजी है, एक मिनट, यहां पर जो मेटीरियोलॉजी है, अब आप इसको मेटर से संबंध समझेंगे, लेकिन नहीं ये, अच्छा ये ज्वालामुखी विज्ञान से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। वोल्केनोलॉजी मतलब हम लोग जिसमें वोल्केनो के विषय में पढ़ते हैं या फिर हजार्ड के विषय में देखते हैं। वोल्केनो जो होते हैं मतलब ज्वालामुखी का फूटना, ज्वार भाटा जो होता है उससे संबंधित चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि हम आपको पहले वाले क्लास में एक चीज बताए थे। क्या बताए थे? हम पहले क्लास में आपको एक एक्सप्लेनेशन दिए थे एनसीसी का, ठीक है। उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लें, एनसीसी। तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ पे मैं आप सही कर लीजिए। नेशनल, नेशनल इसको नोट कर लीजिए, कैडेट और कॉप्स, इसको आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ साथ आप 1-2 फुल फॉर्म और लिख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे होता है केवाईसी, केवाईसी हम लोग केवाईसी बैंक में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सॉरी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पर अपना केवाईसी करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर मतलब नो योर कस्टमर मतलब अपने कस्टमर को वो
जो बैंक है अपने कस्टमर को जाने पहचाने आधार कार्ड से, उसके थंब से उसको वेरीफाई करे कि नहीं मेरा कस्टमर यही है, यही अकाउंट में जो है अकाउंट से जो है अमाउंट को डेबिट कर सकता है। क्रेडिट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डेबिट अगर करना होगा, पैसे निकालना होगा, तो जो उसका ऑथेंटिक कस्टमर रहेगा, जिसके नाम से खाता रहेगा, वही तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवाईसी करवा लो भाई। क्या केवाईसी करवा लो मतलब नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसको भी आप नोट कर लेंगे, एनएसएस और सॉरी एनसीसी और केवाईसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सटीक जवाब जो हुआ सिस्मोलॉजी हुआ। ये आपका है, इसका एक आपका मैंने आपको दे दिया, एक स्टार मार के आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत सरकार ने स्टेटमेंट और कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं दिया, दो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965। मतलब भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए, भारत सरकार थी हमारी भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए, किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए 1965 मतलब 1965 पे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना की। ये बात सही है कि गलत हमें नहीं पता, हम पहले स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, मिस्टर गोह चौक टोंग, क्या नाम है, मिस्टर गोह चौक टोंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर वाज अवार्डेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यहां से चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2003 मतलब 2003 सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्रीमान गोह चॉक टोंग। पहले तो देखिए बात हुई कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए 1965 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना की गई। अब सही है गलत नहीं मुझे नहीं पता, पहले सेकंड हम देख लेते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्रीमान गोह चॉक टोंग को सन 2003 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार उनकी अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया गया। ये बात भी सही है कि 2003 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार श्रीमान गोह चॉक टोंग को, जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया गया। यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए 1965 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना की गई और स्थापना करने के बाद इनको दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन रिलेट हो गया। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। गलत तो पहले नहीं है, सही है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। भाई कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत नहीं है, क्योंकि इन जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना की गई क्योंकि इनको जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार उनकी सद्भावना के लिए इन्हें दिया गया। तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर चौथा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत। तो ये भी गलत है क्योंकि हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होगा बच्चा, हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए अब आप लोग सिर्फ बच्चा है, हम लोग नहीं है, स्टूडेंट्स को लोग प्यारे बच्चा भी बोल देता है, आप लोग हमारे छोटे भाई बहन है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन को कितना अच्छे से मैंने कोरिलेट कर लिया, अगर आपको सन याद है तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। समझ में आ गया, चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट में ये है कि लिस्ट फर्स्ट माउंटेन पास, लिस्ट सेकेंड माउंटेन पास, मतलब स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरीज। देखिए माना, नाथुला, जोजिला, सिपकिला, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। माना कहां पे है बताइए, माना कहां पे है? माना मानते हैं कि उत्तराखंड में है, मानेंगे क्यों? माना उत्तराखंड में ही है। तो पहले को जो है हम चौथे से मिलान कर लेते हैं। पहले का जो मिलान है हम लोग किससे कर लेते हैं? चौथे से। पहले का हम लोग कर लेते हैं सीधा चौथे से, इसको सीधा लाते हैं, पहले को हम लोग चौथे से मिला लेते हैं। अब देखिए पहले का चौथा कहां कहां मिल रहा है, पहले का चौथा, पहले का चौथा, मतलब ये दोनों कट हो गया पहले। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, वो चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, जॉब के लिए चाहे कहीं का एग्जाम हो, दो ठो हटा दिए, अब बचा दो में खेल खेलिए। पहला का चौथा,
अब उसके बाद बी का पहला दिया है, मतलब देखिए बी का पहला नाथुला सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब अभी ये दोनों में चल रहा है गेम, पहला चौथा बी का पहला चौथा बी का पहला, अभी इन दोनों में जो है गेम चल रहा है। अब आते हैं सी पे, जोजिला। यहां पर जोजिला दिया है सेकेंड, जोजिला लद्दाख में है, जोजिला लद्दाख में है। और डी का दिया हुआ है दूसरा, डी का दिया हुआ है दूसरा, तिपकिला लद्दाख में है। अब यहां पे ये देखना है कि कौन लद्दाख में है और कौन हिमाचल प्रदेश में है। तो आप अगर बुक ज्योग्राफी की पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे अच्छे से, अगर आप पढ़ेंगे, आपका डोमेन सब्जेक्ट रहा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पे जो सबसे सटीक जवाब आएगा सही, तो जोजिला जो है वो लद्दाख में है, जोजिला जो है वो लद्दाख में है। तो यहाँ पर सी का जो होगा दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी हो गया गलत और आ गया ये सही, डी का तीसरा तो आप मिला ही देंगे कि सिपकिला हिमाचल प्रदेश में ये है। तो इस प्रकार से अगर दो भी आप पकड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो अगर दो भी आप पकड़ लेते हैं तो ऑप्शन को आप सही करके चले जाएंगे आराम से, दो पता होना चाहिए। अच्छा, अब दो यही अगर पता है, शुरुआत वाला जो आसान होता है, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तब तो पासा जाएगा पलट, क्या हो जाएगा, पासा हो जाएगा पलट। तो इस पासा को ना पलटे, इसलिए आपको क्या करना है, एकदम अपना तीर धनुष तैयार रखना है, दिमाग का प्रयोग करके हीट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर जो दिमागदार बच्चा रहेगा वो इतने पे भी खेल जाएगा, सी का तीसरा डी का दूसरा और सी का दूसरा डी का तीसरा, देखेगा जो उसके करीब होगा वो उसको मार देगा। करीब का मतलब क्या, पढ़ा रहेगा तभी करीब समझ जाएगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो कुल जो है आगे बड़ी की भैंस वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। देखिए 3 होता है इमरजेंसी, ठीक है, 352 में है, 356 में है, 360 में है, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का जो प्रावधान है वो 352 में है, ये आप ध्यान देंगे। अब आर्टिकल में 300 राष्ट्रपति शासन जो 52, 56, 60 में लागू होता है, 352, 356 और 360, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी हुई है, कितने बार, 3 बार इमरजेंसी लगी हुई है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद राष्ट्रपति की बात आती है, तो आर्टिकल के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की घोषणा की गई है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के ना रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल में होते हैं, वो 6 महीने तक रह सकते हैं, उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष समय के लिए हो सकता है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को नियुक्ति करने की जो है प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इतना चीजें अगर बात आती है आर्टिकल 64 में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें उपराष्ट्रपति के लिए, तो इतना चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे बना ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 352 जो है ये सही जवाब होगा, 56, 55, 60 होगा नहीं, क्योंकि 52, 56, 60 में ही बात की गई है, तो 55 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, 352 में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है। महाराष्ट्र के पश्चिम उत्तर के साइड में ये औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, 2022 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। और हमारा जब से ये सरकार का गठन हुआ है, नए सरकार में भारत सरकार का, तब से ये नाम बदलना, स्टेशनों का नाम बदलना, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना, ये सब बहुत ही आम बात है। तो ये सब आपको पूरा पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है, हालांकि हम पढ़ाएंगे। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम जो है वो क्या कर दिया गया, नानाजी नगर कर दिया गया, शिवाजी नगर कर दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया, या महाराणा प्रताप नगर कर दिया गया। अब देखिए औरंगाबाद उसके नाम से ही प्रताप है, कोई जो है बहुत बड़ा प्रतापी राजा महाराजा धीराज के नाम से ही उसका नाम बदला गया होगा। तो अब आप यहाँ पे कोई अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, इसका नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स,
छत्रपति संभाजी नगर या छत्रपति संभाजी या संभाजी नगर, ये चारों आप तीनों चीजें का ध्यान देंगे। तो यहां पर सही जवाब जो होगा संभाजी नगर, क्या होगा? संभाजी नगर। संभाजी नगर मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम जो है वो बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, या फिर यहां पर कहीं कहीं ये भी दिया होता है कि छत्रपति संभाजी नगर। क्या दिया होता है? छत्रपति संभाजी नगर या संभाजी नगर। ठीक है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में मुगल सराय का नाम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। वैसे यहां पर ही बदला गया है। तो पूरे इंडिया में कितने स्टेट हैं, उन स्टेट्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां पर हाल ही में नाम बदला गया है उसको आपको याद करना है। 23 का पेपर था, 22 से बदला गया था, एग्जामिनर ने पूछ लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो पूछ ली, उसको बहुत मन है नए नए नामों को बदलना, मैच द कॉलम देना, क्वेश्चन को घुमा के देना, नहीं करके पूछना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन को पूछना बहुत पसंद है। लेकिन हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको पूरी तरीके से तोड़ के एकदम आपको देखिए, अगर आपको जुड़ना है तो पहले टूटना पड़ेगा। अगर आपको इमारत को खड़ी करनी है तो पिलर बनने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की और बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं हूं ना, चिंता नहीं करनी है। मैंने शुरुआत में कह दिया कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई? अभी कहां थक कर बैठोगे, आपकी मंजिल धीरे धीरे आपके पास आ रही है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आ गए अंत में। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं या फिर अध्यक्ष जी होते हैं। तो राज्यसभा का उप सभापति जो होता है, ठीक है, सभापति कह लीजिए, उप सभापति जो होता है सभापति, वो अब देखिए सभापति और उप सभापति में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इनका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 64 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 64 में दिया गया है। ये राष्ट्रपति के ना रहने पर कुर्सी को अपना संभालते हैं, लगभग 6 महीने तक इनका कार्यकाल हो सकता है राष्ट्रपति के ना रहने पर। आर्टिकल 64 में अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 64 में इनका अच्छे से प्रावधान दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं होते, अध्यक्ष नहीं होते, राष्ट्रपति नहीं होते, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि मैंने पहले भी उपराष्ट्रपति के विषय में भी चर्चा पिछले क्वेश्चन में किया था। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संसद राज्य के विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक क्या न हो, भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश नहीं दे। बिल्कुल सही, जब तक राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश नहीं देते हैं तब तक संसद किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को, किसी भी विषय पर अपना कानून, नया कानून नहीं बना सकती। तो पहला ये सही है। दूसरा, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित न कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक है। बिल्कुल, राज्यसभा को ये पारित करना होगा कि ऐसा ना करने से ये हमारे हित में नहीं होगा, ऐसा राष्ट्र हित में है तो इस चीज को कर दिया जाए। तो राज्यसभा का प्रस्ताव पारित होना जरूरी है किसी नए बिल, किसी नए विधेयक, किसी नए स्टेट के गठन के लिए। तो ये भी सही हुआ। तीसरा, विधानसभा के अध्यक्ष प्रमाणित। भाई विधानसभा का अध्यक्ष का क्या काम हुआ? जब राष्ट्रपति ही कर दिया, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो गया तो ये हो गया गलत, ठीक है। और जब ये हो गया गलत तो राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल से क्या मतलब? क्या कोई बहुत बड़ा प्रकोप आ गया है? क्या कोई बहुत बड़ी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है। आपातकाल केवल 3 ही कंडीशन पे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपातकाल का भी कोई बात नहीं हुआ। तो केवल ए और बी सही है। ऑप्शन में देख लेंगे, ए बी एंड सी गलत, बी सी एंड डी गलत, ए एंड बी सही जवाब होगा, बी एंड डी का कोई मतलब ही नहीं निकला जब ये सही हो गया। तो बात समझ में आई? आपको क्लास अगर जबरदस्त लग रही हो, शानदार लग रहा हो, क्वेश्चन को अगर मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, देखिए मैं पोस्टमार्टम करने में बड़ा माहिर हूं। मैं अभी तो कम पोस्टमार्टम कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हुआ है। और जब देखते हैं कि बॉडी एकदम रहती है एकदम हीट, अभी अभी जो है उसका काज हुआ है डेथ, तो बड़ा अच्छा से मैं पोस्टमार्टम करता हूं। आप यूट्यूब पे देखिएगा और ऐप पे भी देखिएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने पोस्टमार्टम किया, 10 क्वेश्चन नहीं बल्कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, है ना। कुछ फुल फॉर्म बताए,
प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चारों ऑप्शन को। तो अगर आपको मजा आ रहा होगा तो आप 24 घंटे में 1K व्यू इस वीडियो को हमको देंगे। आपसे मैं ये वादा करता हूं, अगर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो पसंद है आपको, तो आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बुआ, मामा, चाचा, फूफा, मौसी, यूट्यूब के से कॉपी लिंक करके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए कि हमारे ओझा सर की क्लास, मेरा नाम अखिलेश्वर ओझा है, ओझा सर की क्लास जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए रामबाण है। आप इनकी वीडियो को देखिए, आपको यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस जो है देखने को मिलती रहेंगी। कुछ समय बाद ही मिलेंगी, लेकिन हमारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलती रहेंगी। और अगर जो भाई तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी, आईटीपी 2025 बीएड के लिए, उनके लिए तो रामबाण है ही। हम चलते हैं नेक्स्ट। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया, मतलब स्ट्रगल विथ इंडिया मतलब उनके संघर्ष इंडिया के साथ क्या थे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर्मंड डालमिया साहब हैं, या फिर हारी फ्लैट जी हैं, या जोसेफ लेलीवेल्ड जी हैं, या जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो जो सबसे सही जवाब होगा, ये पुस्तक के लेखक हैं, तो इनको आप पढ़े रहेंगे, याद करे रहेंगे, तभी सही कर पाएंगे, वरना कोई यहाँ पर हिट ऑन ट्रायल और विट एंड ट्रायल नहीं लगने वाला। तो सीधा सीधा इसका जो सही जवाब होगा हमारे स्टूडेंट्स, जोसेफ लेलीवेल्ड। जोसेफ लेलीवेल्ड साहब जो है इसका सही जवाब होंगे। इन्होंने इस पुस्तक के लेखक हैं, मतलब ग्रेट सोल महात्मा गांधी स्ट्रगल विथ इंडिया जो किताब है, इनको जोसेफ लेलीवेल्ड साहब ने लिखा है। कौन लिखा है? जोसेफ लेलीवेल्ड साहब ने लिखा है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है? गायत्री मंत्र का किस वेद में उल्लेख है? ठीक है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके विषय में अगर बताऊंगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। तो यहां पर गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही दिया गया हुआ है। ठीक है, सामवेद को हम लोग गान के नाम से भी जानते हैं, इसमें गान के विषय में बताया गया है। ठीक है, और सबसे पहला वेद जो है, प्रथम वेद जो है, ये हमारा ऋग्वेद है। प्रथम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र कितने अक्षर का होता है? 24 अक्षरों का होता है। ठीक है, ये एक अधिष्ठात्री देवी है, और इनका जो है उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। इस बात का आप ध्यान देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन क्लासेज के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम 2023 यानी कि 2023 में जो जनरल टेस्ट हुआ था, उसके अंतर्गत जनरल मैथ के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। और पेपर में थोड़ा बहुत ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 और 2023 के जनरल टेस्ट में जो मैथ का पेपर है उसमें क्या अंतर है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे कोर्स के बारे में 3 तरीके का कोर्स अभी रनिंग है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है और बीकॉम बीएड है। इन सभी की प्राइस सेम रखी गई है 3500। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये जो आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि 30% डिस्काउंट अभी भी ओपन रखा गया है, तो आप इस 30% डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे 50 स्टूडेंट के जो पहले 50 स्टूडेंट हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन के लेंथ थोड़े बड़े हैं, तो आपको देखकर ये नहीं मतलब अंदाज लगाना है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर बहुत हाई लेवल का है। बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा आपको स्टेप फॉलो करते जाना है। आप पाएंगे कि आपको मतलब ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा इजी भी नहीं है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एक जो क्लास 12th के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है उसी टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, गौर से हर एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, एक एग्जामिनेशन है, एक स्टूडेंट है, उसके द्वारा एवरेज मार्क्स स्कोर किया जाता है पर सब्जेक्ट वाज 65 if he had obtained 20 more marks in English and 2 more marks in maths, his average marks would have been 67. How many subjects were there in the examination? कहने का मतलब ये है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि देखिए एक स्टूडेंट है, उसका जो है एक एग्जाम में प्रति सब्जेक्ट जो है एवरेज मार्क्स 65 है, लेकिन आगे कहता है कि यदि वो अंग्रेजी विषय में 20 अंक और मैथ में जो है 2 अंक और प्राप्त कर लेता है, तो जो एवरेज पहले 65 थी अब वो बढ़ करके 67 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि परीक्षा में कुल विषयों की संख्या कितनी है,
ये बतानी है। देखिए प्रश्न जो है हमारा बार बार एवरेज इसमें वर्ड यूज किया जा रहा है, तो ये प्रश्न जो है एवरेज से रिलेटेड है, औसत से रिलेटेड है। और औसत के बारे में, औसत से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमने 2024 वाले जो प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन था उसमें हमने भी डिस्कस किया था। आपने पाया देखा होगा कि उसमें भी एवरेज के क्वेश्चन आए हैं। देखिए एवरेज जब आया है तो एवरेज का एक बेसिक सा फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि एवरेज इक्वल टू होता है, औसत बराबर होता है टोटल सम यानी कुल जोड़, टोटल सम कुल जोड़ बटा टोटल अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी कुल जोड़ बटा कुल संख्या, ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये देखिए आपसे पूछा गया कि परीक्षा में कुल विषय की संख्या कितनी है। मैं मान लेता हूं टोटल विषय जो थे x थे, तो आपको करनी है सर कि जो टोटल विषय थे, टोटल सब्जेक्ट थे वो x थे, टोटल सब्जेक्ट जो थे वो x थे। ठीक, ये फार्मूला आपने यहां देख लिया है, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। यहां से थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर हम टोटल सम को निकालें यानी कुल जोड़ को अगर निकालें टोटल सम, तो आप पाएंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज इंटू टोटल नंबर, यानी एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर। ये जो है आपका टोटल सम का फार्मूला है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें लगेगा। अब ये देखिए सर हमने कहा कि टोटल जो सब्जेक्ट हैं, कुल विषय, जो आपके लास्ट लाइन में पूछा कि परीक्षा में कुल विषयों की संख्या कितनी है, मैंने मान लिया x। अब ये देखिए टोटल आपको सब्जेक्ट मिल चुका है, टोटल सब्जेक्ट। अब ये देखिए टोटल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि टोटल सब्जेक्ट की संख्या, यानी ये वाला नीचे वाला पता चला है टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ द पर्सन कह सकते हैं, बट यहाँ विषयों की संख्या है तो टोटल नंबर ऑफ विषय कितने x है, तो ये हमको मिल गया है। पहली लाइन ध्यान देंगे, यहां बोला गया कि विद्यार्थी द्वारा प्रति विषय एवरेज अंक कितना है, 65 है, यानी ये पहले लाइन में जो एवरेज गिवन है वो आपका 65 है। कितना है, पहले लाइन में जो एवरेज गिवन है वो 65 है। आपको औसत पता है, आपको एवरेज पता है, आपको एवरेज पता है, आपको टोटल नंबर पता है। क्या है, एवरेज पता है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है ये पता है, तो क्या आप टोटल सम निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो टोटल सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज हमारा कितना है, 65 है, और ये टोटल नंबर कितना है, x, यानी कि टोटल सब्जेक्ट की जो संख्या है वो x है। तो अब देखिए x सब्जेक्ट का एवरेज 65 था, मैं पूछूंगा कि क्या आप x सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स बता सकते हैं, यानी टोटल जोड़ करके जो आपने निकाला है टोटल सम, तो आप बोलेंगे हाँ सर बता सकते हैं आप। 65 इंटू एक्स, ये टोटल एक्स सब्जेक्ट का जो है टोटल अंक हो गया। ध्यान रखिए एवरेज नहीं, टोटल अंक हो गया। अब ये भी ध्यान रखनी है सर कि ये जो टोटल अंक है सिर्फ एक्स सब्जेक्ट की है, ठीक है। अब आगे ध्यान रखिए, अब यहां पर ये बोला जाता है कि यदि वो इंग्लिश में 20 अंक और गणित में 2 और ज्यादा अंक प्राप्त करता है। मैं थोड़ा यहां पर अगले स्लाइड लेता हूं। पहले आपका जो टोटल सम था एक्स सब्जेक्ट का, वो था सर कितना था, वो आपका था 65 इंटू एक्स, 65 इंटू एक्स, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 65 एक्स। अब यहां पर ये कहा गया है कि इंग्लिश में वो जो है 20 मार्क्स और ज्यादा पाता है, और मैथ में जो है 2 मार्क्स और पाता है। इंग्लिश और मैथ में जो है 2 मार्क्स, इंग्लिश में 20 और मैथ में 2। जब ये 20 और 2 मार्क्स उसके बढ़ जाते हैं मैं इंग्लिश और मैथ में, तब वो जो पहले एवरेज 65 था अब वो बढ़ करके 67 हो गया, यानी 67 हो गया। तो अब यहां ध्यान रखिए, अब ये भी 67 जो है ये भी एक सब्जेक्ट का ही है। बस बात ये रखनी है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क बढ़ गया, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको टोटल मिला के 500 नंबर मिले हैं, 500 मिला है, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट में जो है 100 मार्क्स क्या बोल सकते हैं गेन किए हैं आपने। तो अभी क्या हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट में 50 बढ़ गया और किसी एक सब्जेक्ट में 10 बढ़ गया। तो अब जो पहले 500 मार्क्स था अब वो होके कितना हो गया, टोटल 500 कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 50 बढ़ा था, एक में 10 बढ़ा था। तो ऐसे यहां पर भी पहले सर जो एक सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट था उसका जो एवरेज मार्क्स था 65 था, लेकिन जब वो इंग्लिश और मैथ में 20 और 2 मार्क्स बढ़े तो अब एवरेज 67 हो गया। तो जो 67 है, अब इस बार टोटल सम निकाले अगर हम टोटल सम, तो यहां पर एवरेज इंटू टोटल नंबर। अब ध्यान रखिए जब आपका एवरेज 67 हो गया है तब टोटल सम कितना होगा, तब एवरेज 67 और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 60, टोटल सब्जेक्ट कितने एक्स है, तो ये आया है आपका, ये आपका आया है सर 67x। कितना है 67x। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए,
एक साइड में लिखता हूं 65x जो यहां पर है ये वाला, और एक साइड में लिखता हूं 67x। अब यहां पर एक चीज बहुत गौर से, हमने इक्वल का साइन लगा दिया है, तो अब एक चीज समझने की जरूरत है। सर ये जो 67x है, यानी ये जो टोटल जोड़ अभी है, ये तब है जब आपका इंग्लिश और मैथ में ये 20 और 2 मार्क्स बढ़ गया है, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ा है, इस वाले में नहीं बढ़ा है, लेकिन इस वाले में जो टोटल नंबर आपका जोड़ करके आया है, ऐड करके आया है, उसमें इंग्लिश का भी मैथ का भी बढ़ा हुआ मार्क्स इंक्लूड है, बट यहां इंक्लूड नहीं है। और इक्वल के कंडीशन में क्या करते हैं, इक्वल के कंडीशन में हम हर चीज, हर साइड बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इधर भी हम प्लस इंग्लिश का 20 और मैथ का जो है 2 नंबर ऐड करेंगे, तब जाके दोनों साइड जो है टोटल सम जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के मार्क्स जो हैं इक्वल होंगे ऐड करने पर। तो इधर भी अब जितना आपका 67x टोटल मार्क्स है, अब इधर भी हो चुका है, यानी दोनों साइड जो है सब कुछ बराबर हो चुका है। 65x प्लस 20 प्लस 2 ये दोनों साइड हो चुका है। अब यहां पर ध्यान रखिए, हमको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि हमने टोटल सब्जेक्ट ही मान रखा था, x वही हमसे पूछा गया है, तो हमको x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करिए, x वाला एक साइड करिए, विदाउट x वाला एक साइड करिए। तो देखिए 20 और 2 22 हो गया, और ये 65 उधर भेजिए, तो 67x माइनस 65x यानी कि 22 बराबर 2x। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 22/2 यानी कि 11। यानी आपके पास टोटल 11 सब्जेक्ट थे, ये हमको बतानी थी। हमारा आंसर आ चुका है 11, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर 2 सही होगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है। हमने आपको कहा था कि परसेंटेज में अगर आपने पहले के जो सेशन है उसको ध्यान से कवर किया होगा, तो इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। उसमें शायद जहां तक मुझे पता है कि परसेंटेज में एक तो आता है आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक तो आता है क्वेश्चन आपका जो क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कभी फेल होते हैं कभी पास होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछता है आपसे। कभी आपसे ये पूछता है पासिंग मार्क्स बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है पास और फेल पर बेस्ड है, पास और फेल पर बेस्ड है। इसमें पास और फेल का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक आपका स्पेशल टाइप और बनता है, वो इलेक्शन का आता है। इलेक्शन से भी आपके सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी और सारे टाइप हैं, बट ये आपका पास फेल पर बेस्ड है। आइए देखते हैं इसको। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको ध्यान से समझने का कोशिश करिए। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि अमन गॉट 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। अमन नाम का एक लड़का जो है वो 25% मार्क्स जो है एक एग्जाम में प्राप्त करता है, और आगे लिखा है कि एंड फेल्ड बाय द 10 मार्क्स। जब वो 25% मार्क्स, जितना टोटल मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स है उसका 25% जब वो मार्क्स प्राप्त करता है, तब वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन आगे कहा है कि हाउएवर पवन who took the same examination got 45% of the total marks and got 15 marks more than the passing marks। देखिए दो लोग यहां पर हैं, एक अमन है और एक पवन है, लेकिन जब अमन जब है 25% मैक्सिमम मार्क्स का प्राप्त करता है तो वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन पवन नाम का लड़का जब सेम एग्जाम में अपीयर होता है और वो 45% टोटल मार्क्स का प्राप्त करता है, तब वो 15 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाता है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या था। आपको पता होगा कि एग्जाम में एक मैक्सिमम मार्क्स होता है और एक होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे यूपी बोर्ड के क्लास 10th में 33 मार्क्स प्राप्त करने होते हैं, 23 मार्क्स प्राप्त करने होते हैं आउट ऑफ 70। तो ये हर एक बोर्ड का, हर एक सेंट्रल बोर्ड का अपना फिक्स मार्क्स होता है जिसको प्राप्त करने होते हैं। तो एग्जाम में कुछ यहीं से पूछा है आपसे, कुछ यही पूछा है आपसे कि बताइए आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि पहले हमको ये तो पता हो कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैं मान लेता हूं हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के हैं वो x हैं, यानी x नंबर टोटल मार्क्स है। इसी में से आपको जो भी लाना है इसी में से लाना है। चलिए देखिए x मार्क्स टोटल है। जब इस टोटल मैक्सिमम का, जब ये बंदा अमन नाम का लड़का 25% यानी 25% ऑफ x जब प्राप्त करता है, तब ये 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 मार्क्स से फेल। अब यहां पर ये ध्यान रखिए, सर कोई अगर आदमी फेल हो रहा है
कोई आदमी किसी एग्जाम में जितने नंबर से फेल हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उसको पास करानी है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर जितने मार्क्स के फेल हो रहा है वही आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि वही तो उसको जरूरत है, उतने ही मार्क्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो अब यहां ध्यान दीजिए, x टोटल था, इसका 25% जब उसने लाया तब वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। मैंने कहा पास करानी है तो आपने कहा सर ऐड कर दीजिए, वो पास हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल इस साइड लिखा हुआ है ये टोटल पासिंग मार्क्स है, क्योंकि फेल हुआ है और फेल जितने मार्क्स से हुआ है अगर उसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बंदा सिर्फ पास होगा। तो अब ध्यान रखिए, एक हमने फिर यहां साइन लगा दी है इक्वल की, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, x इंटू 25% प्लस 10। अब इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि आप अभी आगे समझिएगा। देखिए इस साइड पासिंग मार्क्स है तो अगले भी साइड पासिंग मार्क्स होगी, क्योंकि इक्वल कंडीशन में दोनों सेम होता है। तो आगे बोला है पवन नाम का लड़का जब वो टोटल का 45% लाता है, सर टोटल एक्स है इसका अगर 45% लाता है तब वो इस बार क्या होता है, इस बार क्या हुआ कि वो 15 मार्क्स मोर यानी 15 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। अब ये बताइए, अगर कोई बंदा सिर्फ पास होना चाहता है, सिर्फ पास होना चाहता है, अगर वो पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स ज्यादा ला लिया है, सिर्फ आपको पास करनी है, ना तो ज्यादा ना तो कम, तो अगर आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा, जैसे कि मैं ये लाइन है पूरा, इस लाइन में ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, बीच वाला, अगर आपको सिर्फ उस बंदे को पास करानी है लेकिन वो बंदा पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज्यादा, 10 मार्क्स ज्यादा हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उल्टा लाएंगे पासिंग मार्क्स तक लाने के लिए, यानी माइनस करेंगे, ज्यादा ला लिया है। और यही बंदा अगर कोई और दूसरा लड़का है, अगर ये -15 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, तो मैं कहूंगा पासिंग मार्क्स तक जाने के लिए इस बार ऐड करेंगे, और ये जो ज्यादा है उसको माइनस करेंगे। ठीक वैसे जैसे यहां पर हुआ है, ये फेल हुआ है तो मैंने इसको ऐड किया है, ये ज्यादा है तो इसको मैं माइनस करूंगा, कितना करूंगा, -15। आई थिंक आपको समझ आया होगा, हमने चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। आइए सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे ध्यान रखिए मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा है, लेकिन एग्जाम में आपसे मैक्सिमम मार्क्स भी पूछ सकता है। चलिए यहां लिखा है 25x मल्टीप्लाई करेंगे 25% और x भी साथ में लगा दीजिए, और ये +10 है इक्वल टू 45% x और ये -15। मैंने कहा कि जो परसेंटेज और x जिसमें लगा है आप उसको एक साइड करिए, विदाउट x वाला एक साइड करिए। देखिए इस 25% x को उस साइड भेजिए, इस 15 को इधर लाइए, तो ये 10 तो यहां रहेगा, -15 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 + 15, और ये 45% x ये यही रहने दीजिए, इसको आप उधर भेजेंगे तो -25% x। चलिए यहां पर आगे हो गया 25 और इधर हो गया आपका टोटल कितना हो गया, इधर आपका होगा सर हो गया, माइनस करेंगे आप तो 20% और ये x, ठीक है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू निकालिए, हमने कहा यहां से परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे, यानी कि 25 इक्वल टू 20/100 और इंटू ये x। देखिए 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो x बराबर होगा 25 5 जा 125 125। आपसे ध्यान रखिए मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा है, तो आप 125 मार्क्स नहीं 125 जो मार्क्स नंबर है वो टिक नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ पर है भी नहीं। हमने कहा कि हमको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए था, मैक्सिमम मार्क्स नहीं सॉरी, हमको पासिंग मार्क्स चाहिए था, तो हमने कहा कि इधर भी हमने पासिंग मार्क्स स्टार्ट में लिखा था क्योंकि बंदा फेल हुआ था, और इधर भी ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा था तो मैंने पासिंग मार्क्स तक लाने के लिए इसको माइनस किया था। तो चाहे तो x की वैल्यू यहां रख ले चाहे यहां रख ले, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो मैं इधर फेल वाले के साइड रखता हूं और यहां पर पासिंग मार्क्स को लाता हूं। देखिए लिखा है यहां पर x इंटू 25% प्लस 10, तो x की वैल्यू ला लिया आपने 125 इंटू 25% है तो 25/100 और ये +10। देखिए 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है, ये 1 है नीचे 4 है, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, फिर 4 1 जा 4, फिर बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, 4 2 जाए तो 4 5 जा 10 और ये प्लस का 10 आ गया, टोटल आपका 31.25 प्लस 10 यानी 41.25, 41.25 आपका आंसर होगा। सभी को क्लियर रहा होगा, चाहे तो आप यहां भी रख करके x की वैल्यू देख सकते हैं। अगला चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और ये SI साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है ध्यान रखिएगा, वैसे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं लेकिन क्वेश्चन है आसान। आइए समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट रेट 8% पर एनम, ठीक है,
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कुछ पैसा है उस पर जो आपने सिंपल इंटरेस्ट लगाया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने रेट से, 8% रेट से। इतना आपको क्लियर है कि साधारण ब्याज पर कुछ पैसा था जिसको आपने क्या किया सर, इन्वेस्ट किया है बैंक में या फिर किसी को दिया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने परसेंट रेट से, 8% रेट से। तो क्या हुआ है आगे बोला है कि इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 for 2 year at 10% per annum, the sum placed on simple interest is, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लेकर किसी को दिया था 3 साल के लिए 8% रेट से, वो जो है हाफ है। किसका हाफ है? वो हाफ है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां आप पाएंगे कि 60,000 पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष पर प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी ये जो साधारण ब्याज है ये आधा है। किसका आधा है? चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसका जो पूरा टोटल है वो 60,000 रुपीज है और 2 साल के लिए 10% रेट से दिया गया है। यानी जो आपको साधारण ब्याज मिला है ये आधा है। किसका आधा है? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि 60,000 रुपए आपने जमा किया था 2 साल के लिए और 10% रेट से, इस पर जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपका, उसी का आधा आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये आप ध्यान रखिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले ये देखिए, पहले आप ये फाइंड कर लीजिए ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 60,000 पर लग रहा है 2 साल के लिए 10% की रेट से, वो है कितना? जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसी का आधा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। आइए देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर n। ए बराबर है सर यहाँ पर अमाउंट यानी कि आपका टोटल पैसा जिसमें कि ब्याज भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। पी यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जिसमें जो है आपका ब्याज नहीं लगा है, जो आपका फ्रेश पैसा है। रेट यानी कि दर, उसके बाद एन यानी कि टाइम। ये आप यहां ध्यान रखिए, ये थोड़े से टर्म है जिसको ध्यान रखनी है। चलिए यहां पर आपको पहले अमाउंट निकालिए, उसके बाद मैं अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तब हमारा ब्याज आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने बैंक में 500 रुपए जमा किया, अगर आपको 600 रुपए मिल रहा है वापस रिटर्न में, मैं आपसे पूछूंगा कि कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए। कैसे मिला? जब आप उस 600 में से, उस अमाउंट 600 में से आपने अपना प्रिंसिपल, अपना पैसा उसमें से माइनस किया तो आपको 100 रुपए मिला था। तो उसी को ध्यान रखनी है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 60,000, टाइम कितना है 2 साल, रेट है 10%। तो प्रिंसिपल 60,000 सर, यहां पर आगे है 1, फार्मूले में रेट कितना है 10% अपॉन 100 पावर 2, यानी समय हमारा 2 है। तो 60,000, चलिए यहां से 1 1 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और ये 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 10 और ये पावर 2। चलिए यहां सॉल्व करेंगे तो सर ये 60,000 जो है ऐसे रहेगा। ये 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और ये 10 को 2 बार करेंगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाएंगे? अब आप पाएंगे 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 7 और ये आपका 00। आपका अमाउंट जो है 672,600 यानी 72,600 आया है। मुझे चाहिए सर ब्याज, इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करिए। अमाउंट आया है 72,600 माइनस आपका प्रिंसिपल 60,000, तो आपके पास आया है सर 12,600। ये आपका जो है क्या आया है? चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आई है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। अब इसी पैसे का आधा आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। पूछा ना कि पर एनम इज हाफ, किसका हाफ? कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ। कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, इसी का हाफ सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए तो इसका हाफ कितना होगा सर? 12,600 का आधा कितना होगा? 12,000 का आधा 6,000, ठीक है, और 600 का आधा 300 यानी 6,300। 6,300 जो है ये आपका सीआई का आधा जो है सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो ध्यान रखिए ये हाफ हो चुका है सीआई का, तो सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है। तो अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिला है सर 6,300। अब यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और दिया है। टाइम यहां पर है 3 साल, टाइम है 3 साल
और उसके बाद रेट है हमारा कितना है, रेट 8% है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि द सम यानी कि वो पैसा, वो जो पैसा जो आपने किसी को दिया था वो आपको बताना है कि वो कितना था। चलिए इसका फार्मूला जो होता है SI बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। देखिए SI आपको पता है 6300 इक्वल टू, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है तो ऐसे रहने देते हैं। टाइम हमारा कितना है सर, 3 साल है। रेट कितना है, 8% है। और ये जो हमारा 100 का फार्मूला का 100, यहां से देखिए सर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा और ये 2 0 आगे। उसके बाद 4 से ये 2 बार में और ये 4 से 25 बार में, ठीक है। तो यहां पर ये 2100 है, इधर इक्वल P इंटू 2 और नीचे 25 है। तो इसको हम साफ करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा इधर है 2100, इधर है P इंटू 2 और अपान नीचे है 25। देखिए 2 से इसको कैंसिल करने के, 2 1 जा 2 5 जा और ये 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अब देखिए ये प्रिंसिपल निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल, अगर आप 1050 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पाएंगे कि आप 26,250 आ रहा है। 1050 में आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 26,250 पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सर, ये आपका इन्होंने परसेंटेज थोड़ा सा मिक्सअप किया है। वैसे मेन जो आपका क्वेश्चन है ये है, ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है मिक्सचर का सर फॉर्मूला, आप चाहें तो इसमें मिक्सचर लगा सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज से कर सकते हैं, या तो आप इसको परसेंटेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको मिक्सचर से करते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए मिक्सचर के बारे में सर, जैसे दो चीज है, दो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि कोई चीनी है, ठीक है। एक चीनी की प्राइस 40 रुपए है, एक चीनी की प्राइस 50 रुपए है। तो मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मिक्स करते हैं। वैसे जनरली हम दो ही चीजों को मिक्स करते हैं क्वेश्चन में। तो दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं। तो सर दो ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे लिखते हैं, फिर इन दोनों में एक ऐसे लाइन बनाते हैं। जिन किसी को एकदम नहीं पता है वो आप बेसिक से देख लीजिए। फिर दो लाइन बनाते हैं, फिर यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, और फिर एक नीचे हमारा रेशियो में यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं कि दो चीजों को जब मिक्स करते हैं तो ये बीच का निकल के आता है। जैसे मैं कहूं कि एक 40 रुपए पर केजी की चीनी थी, एक 50 रुपए पर केजी की चीनी थी, दोनों आपने मिक्स किया जो है तो वो 42 रुपए पर केजी हो गई। ये अब कैसे हो गई 42 रुपए, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। और एक चीज और है, यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जब ये आप बीच की वैल्यू लिखेंगे तो ये जो बीच का वैल्यू होता है ये 40 और 50 के बीच का होता है, ना कि 40 से कम, ना कि 50 से ज्यादा। यानी अगर आप यहाँ 55 लिखते हैं तो भी गलत है, अगर आप यहाँ 39 लिखते हैं तो भी गलत है, या फिर कुछ भी लिखिए, आप 40 से कम नहीं लिख सकते और 50 से ज्यादा नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे 40 और 50 के बीच का लिखेंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं 45 तो ये सही है, क्योंकि ये 45 जो है 40 और 50 के बीच का है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, एक चीज आप यहाँ बड़े गौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो बीच की वैल्यू है, एक से इस वाले एक वैल्यू से या बीच वाली वैल्यू ज्यादा है, जैसे 40 से ज्यादा है 45, लेकिन पाएंगे कि इस वाले वैल्यू से ये कम है, 50 से 45 कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नीचे का दे करके आपको और बीच का दे करके ये दोनों पूछ लेता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है कि सर ये दोनों वैल्यू जो है एक जो है इससे कम होता है और एक जो है इससे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखनी है। तो अब क्या करना होता है, इसमें से आपको हमेशा बड़े वाले में से छोटा घटाना होता है। तो देखिए 45 है, इसमें 40 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और यहां भी देखिए ये 50 है, इसमें से 45 माइनस करेंगे आएगा 5। हमेशा आपको बड़े वाले में से छोटा घटाना होता है, ये आप ध्यान रखिए, न कि आपको छोटे वाले में से बड़ा घटाना होता है। जैसे यहाँ 45 बढ़ा है तो आपने 40 घटाया आया 5, यहाँ 50 बढ़ा है तो आपने 45 घटाया आया 5। तो यहाँ पर आपका रेशियो वैल्यू आता है, चाहे तो काट सकते हैं 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, यानी 1.1 रेशियो 1 के में आपकी वैल्यू आई है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ यहाँ भी हम यूज करने वाले हैं, आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि द वेट ऑफ 2 पर्सन A and B आर इन द रेशियो 3:5। दो व्यक्ति हैं
मान लेते हैं वो व्यक्ति ए और बी है, इनका रेशियो दे रखा है 3 और 5, तो हम कहीं ऊपर लिख लेते हैं 3 और 5, पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 5 है। आगे लिखा है कि एज वेट यानी ए की जो वेट है इंक्रीजेस बाय 20% एंड द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर बिकम 80 kg विथ अ टोटल इंक्रीज ऑफ 25%। यानी कि जब ए और एंड टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, जब ए और बी का टोटल मिला के 25% वेट इंक्रीज होता है, तब उनकी जो एक्चुअल वेट है वो 80 किलो हो जाती है। जब दोनों बढ़ता है 25% मिला करके, ध्यान रखिएगा क्योंकि लिखा है ए एंड बी टुगेदर। आपसे पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ बी इंक्रीज, यानी बी के वेट में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई, हमको ये बतानी है। तो आइए देखते हैं इसको। पहले आप यहां देखिए, इस वाले में आप अगर आप पाएंगे तो यहां आपने देखा होगा कि ये जो बीच की वैल्यू लिखी थी, ये जो बीच की वैल्यू थी ये 40 और 50 के बीच की थी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो बीच की वैल्यू होती है ना, इसकी और इसकी एवरेज होती है, यानी ए और बी की एवरेज होती है। मे बी ये एवरेज नहीं है, हालांकि यहाँ एवरेज आप पाएंगे कि 40 और 50 की एवरेज ही लिखी गई है 45, क्योंकि 40 50 90, 90 का आधा ये 45, तो ये एवरेज ही है। तो ये जो बीच वाली होती है दोनों की मिला करके ही होती है। तो अब यहां ध्यान रखिए, देखिए सर ये जो लिखा है टुगेदर ए एंड बी की जो टोटल 25% इंक्रीज हुई है बीच में आएगी, यानी ये वाली यहां पर आएगी क्योंकि साथ साथ हैं, तो जो दोनों साथ में आएगी वो यहां पर आएगी। अब यहां पर देखिए, यहां आपको बोला गया है कि एज वेट इंक्रीज 20%, ए की वेट दी है 20%, ये हमने लिख ली। आगे आपसे बी का पूछा है, बी का हमको नहीं पता है, बाई व्हाट परसेंट डिड द वेट इंक्रीज बी, तो ये हमको नहीं पता, मैंने मान लिया x%। ठीक है, अब हमारा वही पूरा कॉन्सेप्ट ये आप लगा लीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने यहां कहा था आपको कि ये लास्ट में जो आता है, लास्ट में जो आता है वो रेशियो में आता है, ये रेशियो में आता है। लेकिन यहां पर देखिए, मैंने आपको ये भी क्लियर किया था, कभी नीचे का देकर के ये देकर के आपको ऊपर वाला पूछ लेता है, तो सेम काम इसी क्वेश्चन में हुआ है। आप पाएंगे कि नीचे का भी रेशियो दे रखा है, वो रेशियो देखिए यहां है 3 और 5, यानी 3 और 5, 3 और 5 यहां दे रखा है। ठीक है, कितना है सर? 3 है और 5 है, तो ये आप यहां पाएंगे कि ये भी दे रखा है। अब यहां पर हमने कहा था कि ये जो रेशियो कैसे आता है, ये माइनस करने पर आता है, लेकिन यहां तो पहले से ही दे रखा है, पहले से ही दे रखा है। तो एक बार काम करते हैं कि एक काम करते हैं कि पहले माइनस कर लेते हैं, क्या हमारा इसका दोनों सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, मैंने कहा बड़े वाले में छोटा घटाना है, 25 में से आप 20 घटाएंगे आएगा 5, तो आप पाएंगे कि हाँ जो यहां पर है वो यहां पर है, यानी दोनों सेम है। तो आप पाएंगे कि जो यहां पर है वहीं ऊपर है। तो जो आपने यहां देखा है कि जो यहां पर है वहां ये जस्ट सेम ऊपर है, तो हम जो इस साइड है इसको भी सेम लिखेंगे। अगर इधर वाला सेम हमारा मैच कर रहा है तो मैं इधर वाला भी सेम करूंगा, ये भी आपका इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक बार थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, यहां पर मैंने कहा था कि बड़े वाले में से छोटा घटानी है, तो आपने बड़े वाले में से छोटा घटा दिया। एक बार इसको इसमें से माइनस करना होता है, यानी इसमें से इसको माइनस करना होता है, और एक बार इसमें से इसको माइनस करना होता है। जैसा आप देखिए यहां पर इस 45 में से एक बार 40 माइनस हुआ, एक बार इस 50 में से इस 45 को माइनस किया, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर आएगा। तो यहां पर आपको क्या करनी, इस x में से 25 को माइनस करनी है, तो x माइनस 25%, ये आपको ध्यान रखनी है, ये इधर का आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए सर ये हमारा a है, x माइनस 25%, और नीचे क्या है, ये हमारा b है, b कितना है 5 है, तो 5 है, ये a है ये b है, और इनका रेशियो दे रखा है 3 और 5, तो ये देखिए a के सामने ये 3 और ये b के सामने 5। चलिए सर यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए चाहे तो हम नीचे को 5 काट सकते हैं, क्योंकि बराबर के सिचुएशन में अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो काट दीजिए आप। देखिए x ये 25% अगर उधर भेजेंगे आप तो 25 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर, आ जाएगा 28, यानी ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 28% आएगा। चाहे तो इसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा बेसिक से करने पर, यह आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है, ये एज का क्वेश्चन है। एज क्वेश्चन ये है कि 20 years ago a man was 3 times
एज ओल्ड एज हिज सन, 20 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से जो है 3 टाइम बड़ा था। यानी एक मैन है और एक उसका बच्चा है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो जितना चिल्ड्रन था उसका 3 टाइम, अगर चिल्ड्रन एक्स है तो ये 3 टाइम यानी 3x। अब ये ध्यान रखेंगे ये 20 साल पहले की है, ये पास्ट की बात है। अब कितने साल पहले की बात है सर? 20 साल। तो अभी प्रेजेंट में क्या, अगर हम प्रेजेंट में लाना चाहें तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर सर 20 साल पहले की बात है तो अभी प्रेजेंट में लाने के लिए आप 20 साल ऐड करेंगे? हमने कहा जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 3x प्लस 20, अगर ये प्रेजेंट में एज आ रही है तो आप इनको भी प्रेजेंट में खींच के लाइए, x प्लस 20, ये आगे प्रेजेंट की। अभी हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, अगला लाइन क्या है? बोला कि नाउ द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब बोला है कि अब जो मैन है, अब मैन जो है ट्वाइस हो चुका है एज ओल्ड एज हिज सन, जितना उसका बच्चा है, लड़का है, उसी के एज का ट्वाइस हो चुका है, डबल हो चुका है। आगे पूछा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मैन एंड हिज सन। तो आपसे पूछा है कि दोनों के वर्तमान एज का, प्रेजेंट एज का जोड़ पूछा है, एज का जोड़ पूछा है। आइए देखिए इस लाइन का मीनिंग समझिएगा। तो यहां इन्होंने कहा है कि द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए यहां पर मैन कितना है सर? 3x प्लस 20 और ये चिल्ड्रन है x प्लस 20। बोला कि जो मैन है ये ट्वाइस हो चुका है, अभी ट्वाइस हो चुका है। क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है कि मैन इज ट्वाइस, यानी मैन ट्वाइस हो चुका है। अगर मैं इक्वल का साइन लगाना चाहूं यहां पर तो मैं इसको ट्वाइस करूंगा। बोलेंगे ऐसा क्यों करेंगे? मैन को ट्वाइस करिए। मैंने कहा इक्वल सिचुएशन में दोनों साइड चीजें बराबर होती हैं। ये पहले से दोगुना हो चुका है, आपको इक्वल करनी है ना, बराबर करनी है। तो अगर ये दोगुना सर इस साइड है तो क्या इस साइड इस दोगुना करेंगे या फिर इस साइड करेंगे? बोलेंगे जाहिर तौर पे हम इस साइड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमको वेटेज बराबर रखनी है। तराजू का दोनों पलड़ा है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो देखिए इधर मैं ट्वाइस करूंगा तो 3x प्लस 20, इधर आया 2x प्लस 2 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू निकालिए तो 2x इधर लाते हैं तो 3x को रहने दीजिए, इस 2x को इधर लाइए तो 2x आ गया, इस 20 को उधर भेजिए तो 40 माइनस 20। तो आप पाएंगे x की वैल्यू है ये 20। हमसे पूछा है उनके प्रेजेंट एज का सम। देखिए ये प्रेजेंट एज है सर, इनको आप क्या करिए, सम करिए, ऐड कर दीजिए, यही तो पूछा है। तो देखिए 3x और x 4x और ये 20 और ये 20 यानी कि 40। अब इस x की जगह वैल्यू रखिए जो कि हमारा 20 है, तो 24 जा 80 और ये 40 यानी टोटल आया है 120। 120 साल आई है दोनों की प्रेजेंट एज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सर पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आ चुका है। पाइप एंड सिस्टर्न बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करिए। सिस्टर्न ये टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, एकदम सेम है। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि पाइप एंड सिस्टर्न में जब कोई पाइप पानी भरेगी, पानी फिल करेगी तो उसकी वैल्यू प्लस में होगी। जब कोई पाइप पानी खाली करेगी, टंकी खाली करेगी तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, यानी जब जो फिल करेगी वो प्लस में होगी, जो इम्पटी खाली करेगी वो क्या होगी सर? जो खाली करेगी वो माइनस में होगी, जो लीकेज होगी वो माइनस में होगी और जो फिल करेगी वो प्लस में होगी। आइए देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि 3 पाइप हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है, बी सर उसी टंकी को 5 घंटे में भर देता है, लेकिन सी पूरी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। अब यहां पर ये ध्यान रखिए, खाली करता है तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, -20 होगी। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा कि पहले ये पता करो कि टंकी का टोटल जो कह सकते हैं कि क्वांटिटी, टंकी कितने लीटर की है, कितनी उसमें पानी आ सकती है, ये बताओ। तो जैसा हमने पीछे आपको बताया था कि 3 आदमी ए बी सी अगर किसी काम को करते हैं, ए 5 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 10 घंटे में करता है, तो तीनों मिलकर कितना घंटे में काम करेंगे? तो मैंने कहा था पहले काम पता करो। काम के लिए तीनों का एलसीएम होना जरूरी था, यानी तीनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो टोटल आपको वर्क आ जाएगा। वैसे यहां भी टंकी की क्वांटिटी बतानी है, टंकी की कह सकते हैं कैपेसिटी बतानी है, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 10, 5 और 20। इसका सर एलसीएम होगा 20। आप एलसीएम निकाल लेंगे 10, 5 और 20 का, तो आएगा 20। देखिए सर 20 लीटर की टंकी है, 20 यूनिट की टंकी है
अगर ये 10 घंटे में 20 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा सर? 2 यूनिट भरेगा। 10 से 20 में 2 का भाग। ऐसे ये 20 यूनिट की टंकी 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 यूनिट भरेगा। ऐसे अब यहाँ खाली करने वाला, अगर 20 यूनिट की टंकी जो है 20 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? ध्यान रखिए सर ये माइनस का है तो इसकी वैल्यू माइनस में चलेगी, तो यहाँ पर ये माइनस, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ आपसे ये बोला है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 मिनट एंड 20 मिनट। 2 पाइप हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर ये दोनों भर रहे हैं, ए और बी। ये 10 मिनट और 20 मिनट लेते हैं भरने में। आगे इन्होंने कहा है कि while a third pipe C can empty the full cistern in 505 मिनट। एक तीसरी पाइप जो C है ये पूरे टंकी को 5 मिनट में खाली कर देती है। बोला है कि A and B are kept open for 4 मिनट in the beginning and then C is also open, in what time is the cistern be emptied। ठीक है, आपसे ये बोला है कि A और B को शुरुआत में बिगिनिंग में 4 मिनट के लिए ओपन किया जाता है और 4 मिनट के बाद सी को लिखा है ना, एंड देन आप पाएंगे यहां पर ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट इन द बिगिनिंग एंड देन, और उसके बाद सी जो है ओपन किया जाता है। 4 मिनट भरने के बाद सी आता है। तो अब यहां पर ध्यान देखिए 3 पाइप हैं ए बी और सी। ए भरता है सर 10 मिनट में, बी भरता है 20 मिनट में और सी भरता है 5 मिनट में। ध्यान रखिए सी की वैल्यू माइनस में, क्योंकि सी यहां पर खाली करने वाला है। सी यहां पर क्या है? सी यहां पर खाली करने का काम कर रहा है, तो पाएंगे यहां पर सी जो है इम्पटी कर रहा है, तो सी की वैल्यू माइनस में। टोटल टंकी की यूनिट पता करते हैं कितने लीटर की है, तो आप एलसीएम लेंगे 10, 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। सर ये 20 यूनिट की टंकी है, 10 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में भरेगा सर 2 यूनिट। सर 20 यूनिट है, 10 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में जो है 2 यूनिट भरता है। अगला 20 यूनिट की टंकी है, 20 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा सर? 1 यूनिट भरेगा। अब ये खाली कर रहा है सर, 20 यूनिट की जो टंकी है वो 5 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? बोलेंगे सर 5 से 20 में डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट खाली करेगा, तो माइनस में लिखेंगे बिकॉज खाली कर रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिए सर ए और बी, अगर मैं बात करूं 1 मिनट में ए जो है 2 यूनिट भर रहा है, 1 मिनट में बी जो है 1 यूनिट भर रहा है, तो दोनों मिलाकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? तो बोलेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, ए और बी दोनों मिलाकर भर देंगे 1 मिनट में। यहां पर देखिए क्या लिखा है, बोला है कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट, यानी 4 मिनट तक ए और बी को ओपन रखा जाता है, तो 1 मिनट तक ये 3 यूनिट भर देंगे 1 मिनट में। अगर उनको 4 मिनट तक रखा जाता है ओपन, तो कितना भरेंगे सर? तो भरेंगे 3 × 4 यानी कि 12 यूनिट। टोटल जो है वो 4 मिनट तक ओपन रखने पर 12 यूनिट टंकी भर देंगे, यानी टोटल 20 लीटर की टंकी थी तो वो 12 लीटर भर चुके हैं, आपके पास ओनली 8 लीटर बचा है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर कि 4 मिनट तक सी की कोई आवाजाही थी ही नहीं। उसके बाद आगे यहां लिखा है कि एंड देन, अब देखिए सी की एंट्री होती है। अब ए बी और सी तीनों काम करेंगे। स्टार्ट में तो ए और बी काम कर रहे थे, अब ए बी और सी काम करेंगे तीनों मिलकर। अब देखिए जब ए जो है 2 यूनिट भरता है 1 मिनट में, बी जो है 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है और सी जो है 1 मिनट में -4 यूनिट खाली करता है, तो ओवरऑल देखा जाए टंकी हो क्या रही है? ओवरऑल आप पाएंगे कि टंकी जो है 2 और 1 3 को -4 में से घटाएंगे तो आएगा -1, यानी अब ओवरऑल सी के खुलने से टंकी खाली होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप पाएंगे कि टंकी हमारी 8 लीटर बची हुई है। अब इसी 8 लीटर को जो है सी खाली करेगा। तभी तो आपसे पूछा है कि इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टाइड। अगर 20 लीटर की टंकी थी, 12 लीटर भरा जा चुका है, ठीक है, 12 लीटर भरा जा चुका है। एक सेकंड आप थोड़ा सा माफ करिएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है कि इन व्हाट टाइम इज द सिस्टर्न एम्प्टाइड। सॉरी, यहां पर ये ध्यान रखिए जो टंकी भरी हुई है वो खाली होगी। यहां पर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग एक्सप्लेनेशन किया। जो टंकी भरी है, ए और बी ने जो 4 मिनट तक भरा हुआ है वो टंकी खाली होगी। इन्होंने 4 मिनट तक 12 यूनिट भरा है। अब इसी 12 यूनिट को जो है ये सी खाली करेगा। तो 12 यूनिट 1 मिनट में कितना खाली करता है? 1 मिनट में ओवरऑल जो मिला करके ये तीनों 1 यूनिट खाली करते हैं। तो 12 यूनिट भरा है तो 12 यूनिट को ये लोग 12 मिनट लगाएंगे खाली होने में, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 है,
ध्यान रखिए जो टंकी भरी है वही खाली होगी, ये 8 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये टोटल हमारी क्वांटिटी थी, 12 दोनों मिलकर भरे थे, इसी 12 को हम खाली करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ चुका है। हाँ, ये देखिए टाइम एंड वर्क का है, वो पाइप एंड सिस्टर्न का था, ये टाइम एंड वर्क का है, सेम लॉजिक यहां भी लगने वाली है। बोला है कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। ए जो है काम के समाप्त होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। ए जैसे 4 दिन पहले काम के समाप्त होने के पहले छोड़ देता है। जो बी है, ए जैसे ही जाता है उसके 2 दिन बाद, इसका हम पूरा प्रोसेस चार्ट के थ्रू समझेंगे। अभी आगे देखिए, तो लिखा है यहां पर बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर अ लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां चार्ट थोड़ा समझिएगा, देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, बोला कि तीनों काम शुरू करते हैं साथ में ही, लेकिन काम के मान लेते हैं पूरा काम है, काम यहां पर एंड हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है, यहां से 4 दिन पहले, ये मान लेते हैं ये 4 दिन है, यहां से 4 दिन पहले जो है ए भाग जाता है, ए यहां से कट लेता है, तो ए जब कट लिया तो कौन कौन बचा, बी और सी बचा, बोलेंगे ओके सर बी सी बचा। अब यहां पर ये लाइन समझिए, यहां पर आपसे बोला है कि बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। ए के जाने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यानी कब, इधर, 2 दिन बाद इधर, यानी आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे 2 दिन बाद, यानी यहां पर बी भी भग गया, निकल लिया। तो आप ये क्या कह सकते हैं क्या कि ए 4 दिन पहले छोड़ा था, क्या बी 2 दिन बाद नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये ए से 2 दिन बाद, तो अभी तो 2 दिन बचा है काम कंप्लीट होने में। तो ये भी कह सकते हैं आप कि बी जो है काम के कंप्लीट होने के 2 दिन पहले छोड़ रहा है, ये आप ध्यान रखिए, इसी का यूज होने वाला है। तो 3 लोग हैं ए बी और सी, ये 10, ये 12 और ये जो है 15। सर एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम अगर आप लेंगे 10, 12 और 15 का तो आएगा 60। टोटल 60 यूनिट वर्क है, 10 दिन में अगर ये 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा सर, 6 यूनिट। ऐसे ये 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 5 यूनिट, और ये 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 4 यूनिट। ये आप ध्यान रखिए, डिवाइड करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अच्छा देखिए बी 4 दिन पहले भाग गया था, तो क्या ये 4 दिन का काम जो है बाकी सारे लोग नहीं करेंगे, तो 4 दिन का काम ए का हिस्सा कौन करेगा, सब करेंगे। तो देखिए, तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, 4 दिन पहले चला गया है, तो 4 दिन तक का ए का काम कितना होगा, 4 दिन तक ए का जो काम होगा 4 गुणे 6 यानी कि 24 यूनिट काम ए का रह गया है। उसके बाद बी, हमने कहा ना बी 2 दिन पहले जाता है, ए के 2 दिन बाद या फिर बी काम के कंप्लीट होने के 2 दिन पहले, तो बी के 2 दिन का काम, एक दिन का काम 5 यूनिट है, तो बी के 2 दिन का काम 5 गुणे 2 यानी कि 10 यूनिट। अब यहां देखिए, पहले सर टोटल 60 यूनिट काम करना था, लेकिन ए का भी 24 यूनिट और बी का भी 10 यूनिट, ये टोटल काम अब एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो टोटल काम अब कितना हो गया है सर, इधर 24 और 10 34 और ये 60, यानी 60 प्लस 34 यानी कि टोटल 94 यूनिट काम अब बन चुका है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग पहले ही भाग गए थे। अब अगर तीनों मिलकर इस काम को कराएं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, देखिए 94 है, 94 यूनिट है, तीनों देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में तीनों पाएंगे कि ये सर कितना, एक दिन में यहां पाएंगे कि ए जो है 6 यूनिट, बी जो है 5 यूनिट और सी जो है 4 यूनिट, तो 6 4 10 और 5 15, तीनों का एक दिन का 15 यूनिट काम होता है, टोटल करानी है 94 यूनिट। आप पाएंगे यहां पर 94 में जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 15 6 जा, और यहां पर ये 4 और यहां पर ये 15, यानी कि 6 से ही 4/15, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। यहां पर ये ध्यान रखिए, जो लोग काम पूरा होने के पहले चले गए हैं वो काम भी अब टोटल काम में ऐड हो जाएगा, जैसा कि हमने यहां पर आपको ऐड करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला पर ये आपका क्वेश्चन जो है बेस्ड है, तो आप ये ध्यान रखिए। यहां पर क्या बोला है सर, एक पर्सन है, अ पर्सन ट्रेवल टू
45 किलोमीटर इन 6 आवर इन 2 स्टेज। एक व्यक्ति है 245 किलोमीटर को 6 घंटों में 2 स्टेजों में तय करता है। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस एंड द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 2 पार्ट में उसको टोटल जर्नी कवर करनी थी 245 किलोमीटर, टाइम सर 6 घंटे था। तो पहले पार्ट में वो बस से शुरू करना तय करता है, मतलब बस से कह सकते हैं कि ट्रेवल करना शुरू करता है, और जो बस की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। अगला बोला है कि इन सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, जो सेकेंड पार्ट जर्नी का है उसमें ही ट्रेवल्स बाय द ट्रेन, वो ट्रेन से सफर करता है, ट्रेन से यात्रा करता है, जिसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल बाय ट्रेन, तो कितना उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है ये आपको बतानी है, ये ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं यहां पर। देखिए सर टोटल हमारा जो डिस्टेंस था वो 245 था। कितना था? 245। ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम आपको 6 घंटे दे रखा है, ये आप ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए सर इस 245 में से कुछ पार्ट वो बस से, कुछ पार्ट ट्रेन से, यहां 2 लिखा है 2 स्टेजों में, कुछ बस से और कुछ यहां पर आपका ट्रेन से, ये आप ध्यान रखेंगे यहां दिया है। तो मैं मान लेता हूं कि जो बस से जो है ट्रेवल हो रहा है वो x किलोमीटर हो रहा है और जो बच गया वो ट्रेन से हो रहा है। तो आप पाएंगे कि बस से x किलोमीटर, सर x किलोमीटर अगर ट्रेवल हो गया है तो x को इसमें से माइनस कर देंगे, वो ट्रेन से हो जाएगा। तो 245 में से जब आप माइनस x करेंगे तो आपका ये ट्रेन हो जाएगा। अब आगे देखिए सर इस x किलोमीटर को जो है वो 40 की स्पीड से तय करता है, क्योंकि ये बस का पार्ट है। सर ये जो 245 माइनस एक्स है, 245 माइनस एक्स है, इसको वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो ये 50 हो गया। और दोनों मिला करके टोटल 6 घंटे लगाते हैं, यानी +6। अब बोलेंगे सर ये कहां से क्या आया, हमको उसको समझ नहीं आ रहा। तो आप पाएंगे ये क्या लिखा है, ये आपका टाइम है, समय है। अब टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो आप पाएंगे कि टाइम बराबर होता है स्पीड अपॉन समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। ये आप यहां पर पाएंगे समय का फार्मूला होता है। तो यह आपका टाइम, ये आपका सर है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, तो हमने वही लिखा है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस और ट्रेन का टोटल टाइम मिला करके 6 है, जो कि यहां कहा गया है, आप देख सकते हैं, वही हमने सारा किया है। आइए यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 50x प्लस ये 40 का पहले इसमें करेंगे तो आएगा 9800, ठीक है। इस 40 का फिर माइनस x में करेंगे तो -40x। अब ये देखिए 40 और ये 50 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2000, ठीक है, और इधर बराबर 6। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 50 में से 40x जाएगा, आएगा 10x, ठीक है। ये 2000 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 98 भी इधर प्लस है, उधर जाके माइनस में होगा। तो 2000 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा सर कितना आएगा 12000 आएगा। और इस 12,000 में से आप 9800 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है सर, यहां पर आपका आ जाएगा 200 यहां से और 2000 यहां से, यानी आपका टोटल 2200 आ जाएगा। तो आप 10x की वैल्यू अभी निकाल पा रहे हैं, 10x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, कितना 2200। तो सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आई है सर 220। ये हमारी x की वैल्यू आई है। और x हमारा है क्या, x हमारा है सर बस से चली गई दूरी। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ये बताइए ट्रेन से कितना ट्रेवल किया है। ही ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से सर ये है, ये ट्रेन है, ये बस का है। बस से पूछता तो 220 हमारा आंसर होता, लेकिन ट्रेन से आप पाएंगे 245 और -x यानी 220, तो आप पाएंगे हमारा 25 आया है, 25 आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इज द करेक्ट। ये हमारा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और हमने कैसे अच्छे से इसको कवर किया, हर एक बारीक चीज आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।